आखिरकार हो क्या रही है, क्यों मैक्सिमम लोग पैसे कमा नहीं पा रहे हैं। हम जानेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में और बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। देखिए, डायरेक्शन से केवल काम नहीं होगा, कब बाय करना ये भी इंपॉर्टेंट है। कई पहचान वाले ने 9 करोड़ रुपए एक ही दिन में उड़ाए। 9 करोड़ रुपए। मार्केट क्रैश आए, उनको पूरी टेक्निकल एनालिसिस आ रही, ये क्यों नुकसान कर रहा है, इसको थोड़ा आप अपने शब्दों में समझें। 1 लाख से 100 करोड़ पोजिशनल ट्रेडिंग से कैसे बना, इसका रास्ता बताइए। क्या पहली बात पॉसिबल है? स्टॉक मार्केट एक जंगल है, शेयर बाजार। हम सब इसके बारे में आजकल काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। ऐसे ही जंगल में एक व्यक्ति ने काफ़ी अच्छे तरीके से नेविगेट किया हुआ है, और एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 18 सालों से वो यहाँ पर महारत हासिल कर चुके हैं। उनका नाम है रुचिर गुप्ता जी, और आज आप सभी के लिए हम उनको अपने चैनल पर लेके आए हैं। क्या क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। हम सीखेंगे जितने लोग नौकरी पे जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, सैलरीड क्लास लोग हैं, उनके साथ प्रॉब्लम आखिरकार हो क्या रही है, क्यों मैक्सिमम लोग पैसे कमा नहीं पा रहे हैं। हम जानेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में और बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। कभी तो आपके दिमाग में ये सवाल भी आया होगा कि किस प्रकार से मार्केट में हम इंडेक्स या स्टॉक के डायरेक्शन को पकड़ सकें। ये सारे सवालों के जवाब आपको अगर चाहिए तो एंड तक ज़रूर देखेगा। और याद रखिए, अगर 15,000 लाइक्स इस वीडियो में आते हैं तो हम रुचिर भाई को वापस हमारे चैनल पर लाएंगे फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो सीधे चलते हैं हमारे पॉडकास्ट पे। रुचिर भाई, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, बहुत बढ़िया हूँ। बिल्कुल, आज नॉलेज देने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल। तो यार रुचिर भाई ना, मेरा पहला सवाल, मैं सीधे पॉइंट पे आ रहा हूँ। हमारे काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो नौकरी करते हैं। कोई आईटी में कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा है, जॉब करते हैं, ठीक है। अब मैंने अक्सर देखा हुआ है कि मेरे कमेंट सेक्शन में, दुर्भाग्यवश सबको रिप्लाई तो मैं कर नहीं पाता हूँ, 500-600 कमेंट अगर हर वीडियो पे आ जाएगा, डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं देखता हूँ तो एक कॉमन पैटर्न दिखता है कि ये जितने लोग जॉब करते हैं ना, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि यार हम पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हमारे महीने की सैलरी आ रही है, हम डाल रहे हैं, फिर नुकसान हो जा रहा है। तो ये आप थोड़ा इसको समझाइए, बिकॉज 18 साल से आपने केवल अपनी ट्रेडिंग नहीं, आपने बहुत सारे लोगों की ट्रेडिंग देखी है, साथ में अपने स्टूडेंट्स की ट्रेडिंग देखी है। मुझे थोड़ा सा समझाइए, ये प्रॉब्लम होती क्या है सैलरीड लोगों के साथ? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एक सवाल पूछूं, आपने कभी जॉब की? मैंने तो 6 साल करी है। मैंने करी थी, 1.5 साल करी है। अच्छा, तो उस टाइम पे आपकी अगर सैलरी आती थी तो किस टाइम पे आती थी? देखिए, आती थी 5 से 7 तारीख के आसपास आती थी। तो मैं अगर आपको एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात बताऊं कि 7 तारीख को और 11 तारीख को मैंने देखे मार्केट में टॉप्स बनते हैं, स्पेशली स्टॉक्स में। अच्छा, 7 और 11 को टॉप्स बनते हैं मार्केट में। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने सैलरीड पर्सन की बात करी, लेकिन वो सैलरीड पर्सन जब बिजनेस वाला है, जनरल स्टोर वाला, किराना वाला है या बिल्डिंग मटेरियल वाला है, सबको पेमेंट करने वाला है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं इनकम वहीं से ही उसी शेप में रहती है। बिल्कुल। अब इस कंडीशन में 7 तारीख को जब टॉप बनता है, वो बेचारा बाय करने वाला है। किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप देखो, बाइंग की एक डेट 7th होती है, और ज़्यादातर सैलरीड या कोई भी पर्सन बिजनेस वाला भी वो 7 को ही टिक मारता है, क्योंकि उसे पता है कि शुरुआत में महीने में मेरे पास पैसा रहने वाला है। और 7 को और 11 को मैं कह रहा हूँ टॉप बनता है मार्केट में। आप जाके देखना किसी भी स्टॉक में, कई सारे महीनों में आपको दिखेगा 7 या 11 को टॉप बन रहा है। अब ये अगर वहाँ पर खरीदने वाला है, तो अब आप समझ लो कि उसने अच्छा खासा पैसा वहाँ पर लगाया, और सैलरीड पर्सन प्रॉपर प्लानिंग ना कर पाने की वजह से अपनी सैलरी को 30 तारीख तक ले नहीं जा पाता, पहले ही खर्च हो जाती है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, क्योंकि मेरे को याद है कि मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा इसमें। मेरे को रियलाइज़ कब हुआ था ये, तब मैं मार्केट में डायरेक्टली इस तरीके से एनालिसिस नहीं करता था। मैं जॉब करता था, 2011 के करीब की बात होगी। एक डॉगी था, उसकी आंखों में कुछ चोट लगी हुई थी, और वो तारीख लमसम 20 या 25 तारीख थी। अब वहाँ पे मेरे को उस डॉगी का इलाज करवाना था, और मेरे पास पैसे नहीं थे, बचे होंगे शायद 4-5 हज़ार रुपये। बट अब वो गुड़गांव था, सेक्टर 23 का मार्केट था, महंगा होता है इलाज। मैं डर रहा था कि, मगर मैंने सोचा कि नहीं यार, इसका इलाज करवाते हैं, जो होगा बाद में पैसे का अरेंजमेंट कर लूँगा इधर उधर से, जैसे भी। मैं ले गया उसको, और उन्होंने फ्री में इलाज कर दिया। लेकिन उस दिन मेरे को ये रियलाइज़ किया कि सैलरी मेरी ख़त्म हो रही है इस तरीके से। ये पहली बार रियलाइज़ हुआ, क्योंकि ऐसे मेरे कोई खर्चे थे नहीं, और उस टाइम पे वो मेरा खर्चा एक मेरे को दिखा कि यार, कुत्ता पालना भी बड़ा मुश्किल वाली चीज़ है, और वो तो रोड वाला डॉग है, और कोई बड़े अच्छे क्लिनिक वाला उसका इलाज करने वाला नहीं है। बट हो गया, अच्छी बात है। अल्टीमेटली वहाँ से मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ थी, और जब मैं मार्केट में आया, जो मैंने इतनी स्टडीज़ करी, उसमें मैंने ये देखा। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप भी वही मेरे को जवाब, मेरे को पता है आपका भी वैसा ही शायद आएगा। आप जब जॉब करते थे तो उस टाइम पे आपकी सैलरी कब खत्म होती थी? 15, 16, 18 तारीख तक खत्म हो जाता है। और जल्दी खत्म हो जाती? मतलब मैं थोड़ा बचा लेता था, तो 15 तारीख तक खत्म होती थी। अच्छा, अब इस पॉइंट पे अगर आप देखिए कि
मेरी केस में मैंने देखा कि 20-25 तारीख को ख़त्म हो रही है। अब मेरे को अगर पैसे मेरे पास नहीं और मैंने स्टॉक्स में लगाए हैं, ठीक अब है। मैंने खरीदे हैं चाहे 7 को या 11 को, ठीक है मैं बेचने वाला हूँ 20 या 25 तारीख को। जी। मतलब मेरे पैसे खत्म हो गए नॉर्मल वाले, अब मैं 20 या 25 को बेचूंगा तभी मेरे पास फिर से फंड आने वाला है। बिल्कुल। अगले पता नहीं कौन कौन से मेरे पास खर्चे हैं, तो 20 या 25 को मैं बेचूंगा लमसम, और वहीं पे मार्केट के बॉटम्स बने हैं। ओ आप देखो 25 के आसपास आपको मेजर अपना ऑप्शन का भी रोल ओवर उधर ही के आसपास होता है, तो उधर उधर बॉटम आपको दिखेंगे। कई बार तो आपको दिखेगा बैंक निफ्टी भागी वहाँ से 25 तारीख के आसपास, अगर आप बैंक निफ्टी पकड़ लो 3-4% का मूवमेंट आ जाता है, मिल जाता है। तो ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, इसका बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब पॉइंट यह निकल गया है कि आप 7 तारीख की जगह अपनी SIP अगर कर रहे हो तो 25 तारीख से डालो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वेट करो 25 तारीख का। मार्केट में अगर एकदम से दिख रहा है धड़ाम हो रही है 25 तारीख के आसपास हो रही, तो वहाँ से इन्वेस्ट करो। वाओ, मतलब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि डेट के बेसिस पे भी हम टॉप्स एंड बॉटम्स निकाल सकते हैं, और बहुत लॉजिकल चीज़ आपने बताई। लॉजिकल क्यों है? क्योंकि देखिए ये सैलरीड पर्सन की जो मैंने आपने प्रॉब्लम बताई वो सीधी, अब देखिए इसको एक और चीज़ को रिलेट करूंगा कि 7 या 11 को टॉप बना, 20-25 को बॉटम बना, उस बंदे ने यहाँ पे खरीदा और यहाँ पे बेचा, कुल मिला के उसको कुछ नहीं तो स्टॉक्स में 10 से 15% का नुकसान इस तरीके से होता है। वो खुश इस बात से होता है कि यार मेरी तो सैलरी आ रही है, इस महीने मेरे को नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, अगले महीने में ज़्यादा बेटर तरीके से प्लानिंग कर लूँगा या कम खर्चे करूँगा और मैं बचा ले जाऊँगा। बट होता नहीं है, हर बार वो यही कर रहा होता है। करेक्ट। अब इसका सही करेक्शन क्या है कि 25 से वो प्लानिंग करे कि 25 को लमसम या मंथ के एंड में जा करके वो चीज़ करे। जहाँ यहाँ पे पेशेंस की बात आ गई, डिसिप्लिन की बात आ गई कि केवल ट्रेडिंग में ही नहीं, इस तरीके से भी आपको पेशेंस और डिसिप्लिन अपनी सैलरी को या बिजनेस इनकम को खर्च करने में रखना पड़ेगा। अब एक और बड़ा पैटर्न अगर आप बोलो तो बताओ। बिल्कुल 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 बताइए। एक ये तो महीने का पैटर्न होगा जी। अब मैं आपसे वही सवाल एक पूछूंगा कि एक पर्सन है जिसके 2-3 बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ाता है, ठीक है। और अब स्कूल का खर्चा उसका लगेगा, कब लगेगा? सबसे बड़ा खर्चा कब लगेगा? मार्च अप्रैल के आसपास। क्यों लगेगा? क्योंकि उसको एडमिशन वगैरह कराना है, कॉपी किताबें, ड्रेस, सब बहुत होता सारी है। चीज़ें, सब बिल्कुल। स्कूल की फीस, अगर कुछ पेन और देना है, डोनेशन या कुछ, वहाँ से उसका एक बड़ा अमाउंट खर्च हो गया, वहाँ पे हो गया। वहाँ से रैली चालू होती है। आप देखना किसी भी मार्केट में इन जनरल बहुत सारे स्टॉकों में आपको रैली दिखेगी, करेक्ट। ठीक है। अब वो रैली जाती है जहाँ पे जाती है उसको तो छोड़ो, लेकिन अब वो बंदा क्योंकि पैसे खर्च कर चुका है और जानता है मार्केट के बारे में, मार्केट को सोच रहा था कि अभी इन्वेस्ट करूँ या कभी करूँ, अब उसका खर्चा हो गया है, अब वो सोचता है कि मैं थोड़े पैसे जोड़ लूँ फिर करूँगा। 4-5 महीने में वो कुछ पैसे जमा कर पाता है। 4-5 महीने में अगर आप देखोगे कई सारे अगस्त के क्रैश हैं, 2011 में, 13 में, 15 में, ऐसे बहुत सारे क्रैश हैं। अक्टूबर का एक क्रैश बड़ा कुख्यात है, आता है तो बहुत बड़ा आता है। तो वो अब वहाँ पे बेचारा अगस्त में जा करके बाई कर रहा है और वहाँ पे क्रैश आ रहा है। तो मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे खरीद नहीं पाया जहाँ से रैली आनी है, वहाँ पे सेल कर रहा है जहाँ से क्रैश आना है। तो हर बार तो उल्टा काम हो रहा है। अभी इसको और कोरिलेट करूँगा किसी और चीज़ से, ये कोई मतलब ध्यान नहीं देता। अब आप ये देखो कि ये जनरल टेंडेंसी है, सबके साथ होता है। बट हम जो मैंने भी 6 साल जॉब करी है तो मैं उस चीज़ को कोरिलेट कर सकता हूँ। जो कंपनीज़ में ज़्यादातर हम काम करते हैं वो कंपनीज़ लिस्टेड होती हैं। Okay. अब वो लिस्टेड कंपनीज़ में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं। अब वो जॉब करने वाला पर्सन एक तरीके से 15% का अगर नुकसान ऐसे कर रहा है, 7 तारीख को बाई करके और 25 को सेल करके 10-15% का नुकसान ऐसे कर रहा है, मार्च में ना बाय करके या अप्रैल में ना बाय करके वो रैली मिस कर रहा है और फिर वहाँ पे जाके खरीद रहा है और फिर 25-30% का करेक्शन वहाँ से आ रहा है, या स्टॉक्स में तो 40-40, 50-50% का करेक्शन आ रहा है। वो 40-50% का नुकसान और ये हर महीने का जो नुकसान है, सब कुछ मिला के उसकी सैलरी डिस्काउंट हो गई 10 से 15%। मतलब अगर वही कॉर्पोरेशन पे कर रही है और उसी का ही स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो मतलब एक तरीके से, मतलब ये डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक तरीके नहीं से हो सकता है, बिल्कुल। तो वहाँ से एक 10-15% की सैलरी का डिक्लाइन, मतलब अगर मैं उस कंपनी का ओनर हूँ और मेरा ही एम्प्लॉय उस कंपनी का स्टॉक इस तरीके से बाय और सेल कर रहा है, तो मेरा तो उस तरीके से फ़ायदा हो गया। और उधर से भी फ़ायदा हो गया कि जहाँ पे 40-50% का क्रैश आ गया। और अगर सारी कंपनियाँ मेरी ओन्ड हैं तो और बड़ा, मतलब जैसे अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी बहुत सारी अब रॉथस्चाइल्ड्स का अगर मैं नाम ले दूं तो ऐसा होता है। तो पॉइंट यहाँ पे ये कि हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम जॉब में हैं तो ऐसा ना हो कि हम जॉब में अपना दिमाग लगा रहे हैं। और देखिए बहुत सारे लोग तो इस तरीके से डील कर रहे हैं कि उन्हें कोई बता रहा है, कभी टिप्स या कॉल्स के चक्कर में फंसेंगे, और कभी जब अपना दिमाग लगाते हैं तो इस तरीके से फंसते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ कि सैलरी आई, सैलरी के बेसिस पे वो अपने को डिज़ाइन कर रहे हैं, जबकि सैलरी उनके लिए इसी तरीके से डिज़ाइन हुई है कि वो वहाँ पे बाय करेंगे और यहाँ पे उनको सेल सस्ते में करना पड़ेगा। तो या तो अब इसको चीज़ों को पकड़ लें, अगर पैटर्न को पकड़ लें तो हम उस चीज़ का निष्कर्ष निकाल करके उससे बेटर चीज़ें कर सकते हैं।
ये आपने ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली और अलग तरीके का ऑब्जर्वेशन बताया, लेकिन जब आप ये बता रहे थे ना, तो मेरे को एक और प्रॉब्लम दिखी। काफ़ी सारे जो सैलरीड लोग होते हैं, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बोला, 10-12 तारीख तक उनकी सैलरी खत्म हो जाती है। पर अब जो लास्ट मैं 3 साल से देख रहा हूँ शेयर मार्केट में जो क्रेज चला हुआ है, अब एक और नई चीज़ है, लोग उधार ले लेके पैसे, देख पैसे तो खत्म हो गए, अब पैसे कहीं से तो लाने पड़ेंगे। तो कुछ लोग दोस्तों से उधार ले, रिश्तेदारों से, वहाँ तक तो चलो ठीक है कि भाई वो ब्याज व्याज इतना नहीं मांगेंगे। पर्सनल लोन ले रहे हैं, उसके बाद अलग अलग तरीके बैंक से जाके ले रहे हैं। आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जहाँ पे 18-18, 20-20%, 25-25% पे बोरिंग मिल रहा है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि मेरे को प्रिटी श्योर हूँ कि जितने लोग हमको व्यू कर रहे हैं आज इस वीडियो को, इनमें से काफ़ी सारे लोग भी अभी उधार लेके निवेश कर चुके होंगे, या ट्रेड कर रहे होंगे, या तो ऑप्शन कर रहे होंगे, फ्यूचर करेंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। तो पहला सवाल मेरा, इसमें दो सवाल हैं। पहला, आपका क्या अनुभव रहा है, क्या आपने कभी बोरो किया है, नहीं किया है, नॉट नेसेसरी बाजार के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, क्या आपने किया है, नहीं किया, उसका क्या अनुभव रहा है? और दूसरा, क्या आपने आसपास कभी देखा है कि क्या होता है जब इंसान बोरो करके डालता है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। टोटल सिचुएशन बताऊं तो ना उधार लेना चाहिए और ना देना चाहिए। उसके बहुत सारे रीजंस, अच्छा, देना भी नहीं चाहिए? देना भी नहीं चाहिए। कई सारे रीजंस बात बताऊंगा, तो सही है, सब दोस्त कोरिलेटेड लौटाते है हैं। आपस में। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। देखिए क्या है कि अब मैं अपने को बताता हूँ मैं कैसे मार्केट की तरफ आया। वो उधार से कुछ लेसन्स ले करके ही मैंने सीखा समझा। मैं शायद 4th स्टैंडर्ड में था और गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उस टाइम पे मैंने कॉमिक्स का बिज़नेस किया। अब कॉमिक्स के बिज़नेस में मेरे मोहल्ले के जो फ्रेंड्स थे उनको मैंने कॉमिक्स दी रेंट पे। अब एक दिन के लिए बंदा लेकर के जाता है, उसका 50 पैसा किराया होता था, मगर दे रहा है 10 दिन में। या कॉमिक ही गायब हो गई, फट गई, ये वो। तो उससे क्या हुआ, दोस्त मेरे दुश्मन बनने लग गए कि अरे यार अब मैं खेलूंगा तो दोस्तों के साथ मोहल्ले में, और उस रीज़न की वजह से मेरे साथ वो बच्चा खेल नहीं रहा है। तो मेरे को ये रियलाइज़ हो गया कि क्योंकि मैंने उधार पे दिया या कोई ख़रीद करके गया और पैसे नहीं दिए, अब पैसे के लिए बार बार बोलो। अब मैं छोटा सा हूँ, मेरे को नहीं पता उस चीज़ को तगादा कहते हैं। अब नहीं मिल रहा है पैसा, उससे मेरी दोस्ती इफेक्ट हो रही है। तो वहाँ पे वो बिज़नेस तो बंद किया, लेकिन वो छोटे सी उम्र में मेरे को एक बहुत बड़ी सीख मिली। फिर उसके बाद मैं 6th स्टैंडर्ड में था, मेरे पिताजी नहीं रहे। अब पिताजी के ना रहने पर बहुत सारा पैसा जो उनका था मार्केट में मर गया, नहीं देने आता कोई पैसा। समझ में आया कि भाई उधार मर जाता है अगर इस तरीके से भी हो जाए किसी के साथ। तो फिर एक और चीज़ हुई कि यार मेरे मामा जी तो बड़े दबंग आदमी हैं, उनका पैसा कोई मार नहीं सकता, ऐसा मैं समझता था। उनके भी, उनसे मैंने ऐसे ही कुछ बात करी तो बड़ा हो गया, तब की बात बता रहा हूँ। उनसे भी पता चला यार उनका भी पैसा मार्केट में मरता है। तो वो बचपन से जो चीज़ों को देखता आ रहा था, उससे ये समझ में आ रहा था कि यार उधार वाला बिजनेस नहीं करना। ये बड़ा क्लियर हो गया था। इवन मैंने, अगर मैं बताऊं, बहुत सारी ख़राब कंडीशंस भी रहीं पिताजी के ना रहने पे। जनरल स्टोर खोला हमने, स्नूकर वगैरह भी चलाया, कि स्नूकर किराए पे चलाया। तो उन कंडीशन में भी देखा उधार होता है, और मोहल्ले वाला ही बंदा उधार लेके जाता है और फिर उससे दुश्मनी हो जाती है थोड़ी सी पैसे वैसे के उसमें। फिर वो बाद में नॉर्मल होती है, लेकिन जब तक पैसा मांगोगे तब तक। तो वो सब चीज़ों ने एक चीज़ दिखा दी कि उधार नहीं लेना है। अब उधार देना भी नहीं है, ये भी समझ में आया, नहीं भी लेना। और नहीं भी लेना का और एग्जांपल बताऊंगा। देना नहीं, ये समझ में आ गया। अब जो मामा जी दबंग हैं, वो उनका पैसा मरा जा रहा है, तो वहाँ से मेरी एक खोज चालू हो गई कि बिज़नेस ऐसा करना है जिसमें उधार वाला काम नहीं। और मार्केट के बारे में 8th स्टैंडर्ड में हमको एक छोटा सा चैप्टर स्टॉक में इतना अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन होता है पता चला। फिर एमबीए की जब मैं तैयारी कर रहा था, 2004-5 के आसपास की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को ये समझ में आया एमबीए की प्रिपरेशन के लिए कंपनीज कॉरपोरेशंस के बारे में जानना होगा। तो मैं घुसा उसमें कायदे से, और फिर तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में और डिटेल में पता चला। जब और डिटेल में पता चला तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आ चुकी थी उस टाइम तक। अब मैंने, ये कौन से साल की बात होगी? ये 2004 में मैंने अपनी एमबीए की तैयारी चालू करी थी। तो मार्केट में तो मैं 2006 में मेरा डीमैट खुला, लेकिन उसके 2 साल पहले से इधर उधर की कंपनीज़ की एनुअल रिपोर्ट और वो सब मेरे पास आने लग गई थी, और वो सब मैं स्टडी करने लग गया था। और ये चीज़ एक पता चल गई कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सेटलमेंट होता है, तो जिसने जिस वक्त बाय किया या सेल किया वो पैसे तुरंत अकाउंट में आ जाते हैं। तो एक जो सॉल्व करना था प्रॉब्लम पजल का कि यार उधार वाला काम नहीं करना है, वो क्लियर हो गया कि ये मार्केट में उधार वाला काम नहीं हो सकता, कि किसी को उधार दिया तो अभी स्टॉक अगर बेचा तो अभी पैसा आएगा। ये समझ में आ गया। तो वहाँ से मार्केट की तरफ रुझान बढ़ गया। और बाकी फिर और कुछ ट्रिगर्स थे कि मार्केट में ऐसा किसी ने पैसा बना लिया, या ऐसा कुछ और चीज़ें हो गई, इंट्राडे कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स का लेवरेज कर सकते हैं, वो सब पता चला। तो वो ट्रिगर्स थे, उनसे ट्रेडिंग और में और कूदा। अब ये जो मैंने रीजंस बताए कि उधार वाला काम नहीं करना, अब मैं आपको बताता हूँ कि देना क्यों नहीं है। अब जब मैंने 2013-14 के आसपास जॉब छोड़ दी, 6 साल जॉब करने के बाद, नहीं कर पा रहा था मैं, कि मेरे को मार्केट की स्टडी करनी थी, मेरे को जॉब भी इक्विटीज़ में करनी थी, एमबीए भी मैंने फाइनेंस में ही किया था, लेकिन जॉब उस तरफ डायरेक्टली पूरी तरीके से नहीं मिल रही थी। तो अब मेरे को अपना काम करना था, और मेरे को ये समझ में आ गया था कि मैं वैसे शायद इक्विटी रिसर्च और उधर जाना चाहता था, लेकिन अब मैं फ्री हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी, मैं किताबें पढ़ूंगा अपने तरीके से।
अब वो जब मैंने किया तो अब मैं वहाँ से कोरिलेट करके बता रहा हूँ कि उस टाइम पे एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे ट्रेड करते करते मैंने अपनी पूरी कैपिटल ख़राब करी और जॉब अब है नहीं रह गई, जॉब रह नहीं गई है, कैपिटल ख़त्म होने पे आ गई है। मैं पीजी में रह रहा हूँ, 1 से 1.5 साल मैंने उसमें भी बिताया अच्छे से, स्टडी वगैरह की वो कभी और बताऊँगा डिटेल में। उस टाइम पे मेरा रूममेट मेरे को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, बेटा तेरे तेरे रूम का मैं रेंट दिए दे रहा हूँ सब कुछ, लेकिन मैंने उधार लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया, उसका रीज़न है, मैं बताता हूँ, ये सबको समझना चाहिए। आप जिससे उधार ले रहे हो आपको वो दे देगा, आप उसको दे दोगे क्योंकि आप सही इंसान हो, लेकिन वो पर्सन कल को आपको एहसान दिखा करके आपसे फिर से उधार ले और वो वापस ना करे, तब आप क्या करो? और तब बड़ा अमाउंट ले सकता है। हाँ, ले सकता है क्योंकि उसने एहसान किया, या कोई दूसरा अनड्यू फेवर आपसे मांगे, आपको देना पड़ जाएगा क्योंकि आप उसके एहसान के तले दबे हो। बात सही है। तो ये एक प्रॉब्लम मैंने नोटिस पहले से कर ली थी, बहुत पहले कभी उधार से, तो वो मैंने किया नहीं और कभी आगे करने भी नहीं दिया। और मैं बता रहा हूँ ये सब जो मैं अपने शोल्डर्स पे, अपने कंधों पे चीज़ों को ला पाया, मजबूत हो पाया इसी वजह से, क्योंकि जो इंसान उधार ले लेता है वो कमज़ोर हो जाता है क्योंकि उसे इजी मनी दिख जाता है। और कई सारे लोगों को अभी भी मैं देखता हूँ, मेरा ड्राइवर एक है, वो उसका कोई दोस्त उसको फ़ोन बार बार कर रहा है, इतना दे दे उतना दे दे, हर एक से उधार मांग, तो वो सब चीज़ें ख़त्म। अब जब आपको पता है उधार मिल नहीं सकता तो आप सोचते हो अपने को बेटर करने के बारे में, और वर्सेस कि आप ये सोचते हो कि मेरे को कहीं से भी मिल जाएगा, आप उसमें फंसे रहते हो। अब 2 एग्जाम्पल और देता हूँ क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। एक बार एक कार्ड था ICICI बैंक का, उसमें अगर पेमेंट डिले होती थी तो वो माफ़ कर देते थे और उसका पेमेंट हो जाता था बड़ी आसानी से। एक बार क्या हुआ, HDFC बैंक का मेरा कार्ड था और मैं मुंबई गया किसी सेमिनार के लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और उसके बाद में क्या हुआ, उसकी पेमेंट मैंने क्रेडिट कार्ड से कर दी, 20-25 हज़ार की पेमेंट। अब वो उसका डिले जो होता है हमेशा ही होता था, तो वो डिले में क्या हुआ, उसका इंटरेस्ट बढ़ा बढ़ा करके 50,000 कर दिया उन्होंने। अब पहले क्या हुआ था कि वो 50,000 नहीं हुआ था, 2 ही 4 हज़ार जब था, तो मैंने कहा कि ये तो डिले हुआ है तो इसका तो माफ़ कर देता ICICI बैंक, तो HDFC भी माफ़ कर देगा। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं माफ़ करते। अब वहाँ से क्या हुआ, वो डिस्प्यूट बनता चला गया और वो जो 4-5 हज़ार का इंटरेस्ट था वो 25,000 का इंटरेस्ट और हो गया, 50,000 का अमाउंट हो गया। इधर मैंने जॉब भी छोड़ दी। अब वो जॉब छोड़ने के बाद में मेरा जो स्टडी वाला टाइम, मैंने बताया कि काफ़ी टाइम मैं पीजी में ही रह करके बड़े अच्छे से स्टडी किया बुक्स को, तो वो टाइम मेरा बीता और फिर मैं वापस गया, तो वहाँ जा करके फिर मैंने अपना मार्केट से ही मम्मी से उधार ले करके मार्केट में, मतलब मम्मी से देखिए मैं उधार ले सकता हूँ, मम्मी घर से ले सकते हो क्योंकि उसका कोई वैसा प्रेशर नहीं है और वो भी बहुत छोटा सा, उससे मैंने पैसे बनाए, उसको क्लियर किया। वो मैंने क्लियर किया और फुल एंड फाइनल किया और मैंने उसके 50 की जगह 25 दिए। उसका रीज़न बताता हूँ। उसने कहा या तो पूरा 50 दोगे तो आपका सिबिल अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा मेरा सिबिल ख़राब कर। क्यों ख़राब कर? उसका रीज़न है, दिमाग देखिए यहाँ पे क्या चलाया, इस सिबिल ख़राब रहेगा तो मैं आगे कभी उधार नहीं ले पाऊंगा। ओह हो। तो पहला इंसान देखा जो अपने सिविल खराब करवा रहा है जानबूझ के कर रहा है। अब ताकि तो बहुत अच्छा हो गया, ऑफिस में AC आया, सब कुछ आया, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका EMI से जा रहा है सब बढ़िया तरीके से, लेकिन जानबूझ के सिबिल खराब कराया कि मेरा अगर सिबिल खराब रहेगा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या जैसे भी। अब क्या होता है, कभी उसके बाद में क्या सीन आया कि जब भी क्रेडिट कार्ड वाले कॉल कर रहे हैं, पहले तो पीछे पड़ के कॉल कर रहे हैं, मैं अगर मैं उनको थोड़ा इंटरटेन कर दिया तो वो सिबिल चेक करते हैं, भगा देते हैं। तो ये 17 की बात बता रहा हूँ। तो ये अब क्या हुआ वहाँ से कि एक सिबिल मैंने ख़राब कर लिया अपना। दूसरा, सेटलमेंट करने से उन्होंने कहा अगर आप सेटलमेंट 25 पे करोगे तो आपको कभी आगे लोन नहीं मिलेगा, ये क्रेडिट कार्ड बंद कर देंगे। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूँ, आगे कोई क्रेडिट कार्ड ना मिले। पहला तो क्रेडिट कार्ड ना मिले, दूसरा सिबिल ना खराब, सिबिल को देख के आगे कभी लोन ना मिले। वहाँ से एक और चीज़ हो गई कि कभी मैं लोन ही नहीं ले पाया। लेने क्योंकि आपको वो कट करने पड़ेंगे रास्ते जहाँ से आप कमज़ोर बन सकते हो, उसी से ही आप मजबूत बनोगे। तो वो हाथ जो आपको सपोर्ट दे सकता है, आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि उसने मेरा साथ नहीं दिया, वो जो साथ नहीं देने वाला वो बंदा होता है, वो एक्चुअल में इनडायरेक्टली एक बून होता है जो हमें आगे बढ़ाता है। जो साथ देता है, साथ देता अच्छी बात है, लेकिन जिसने साथ नहीं दिया वो एक्चुअल में हमें मजबूत करता है कि यार ठीक है आगे बढ़, नहीं दिया उसने साथ, कोई बात नहीं, बढ़ आगे, तेरे को रोका नहीं जा सकता, वो चीज़ हो जाती। तो अब यहाँ से अब मैं बताता हूँ मार्केट में जो आपने उधार वाली बात कही कि बहुत सारे लोग ले लेते हैं, अब उसका रास्ता बताता हूँ। देखिए, फ्रेंड ने दे दिया, फैमिली ने दे दिया और कहीं से ले लिया, और वो डेडली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर लिया तो आगे काल बनने वाला है। क्योंकि मार्केट में पहली बात तो म्यूचुअल फंड कोई किसी को देख लो जो बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है, वही 15% दे रहा है, तो अब आपने 18% पे अगर लिया तो वो डेडली। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी, जो सबसे पहले ब्रोकर भाई के यहाँ अकाउंट खुला था, वहाँ पे एक भैया आते थे, सुधांशु नाम था उनका, वो बड़े अंदर डीप नॉलेज रखते थे। उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है कि ये अगर 20,000 पे तुमको 20,000 के स्टॉक पे 1 लाख का बाई करवा रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये फ्री में हो रहा है? इसमें भी पहली तो इसकी ब्रोकरेज बन रही है ज़्यादा तुमको बाई करवाने से, सेल करवाने से, दूसरा इस पर इंटरेस्ट लग रहा है।
अच्छा मेरे को पता ही नहीं था कि इंटरेस्ट भी लगता है अगर लेवरेज पे बाय किया है, और फिर वो अगले दिन सुबह सुबह लो पे कटते थे, नुकसान में बिकते थे। तो उन्होंने जब ये बता दिया तो वहाँ से मैंने लेवरेज ख़त्म कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि अरे भाई बिना इंटरेस्ट के हो रहा है, बट एक्चुअल में इंटरनली मार्केट में ब्रोकर भी लेवरेज पे जो लोग बाय कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट लगा रहा है, ये शायद बहुत सारे लोगों को पता ही ना हो। तो वो चीज़ मेरे को पता चल गई तो मैंने वो रोका पहला। तो अब जो उधार इधर उधर से लेकर के आते हैं वो मैंने पूरा सीन बता दिया। देखो मैंने बहुत एक चीज़ आपको भाई बताऊं कि मैंने एक चीज़ और लोगों को मना की है कि मार्केट में जिन लोगों को नहीं आना चाहिए, अगर आप ताश पत्ते से सट्टेबाजी वाला काम करते हैं जो लोग, वो अगर हैं मत आओ। आईपीएल में जो लोग पैसे वैसे लगाते हैं मत आओ। कैलकुलेटिव अगर कर सकते हो तो करो, मतलब समझ में आता है कि भाई वो कैलकुलेशन हो गया। जो स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं उनको मना करता हूं। कैलकुलेशन वाले मार्केट में है, स्पेक्यूलेशन वाले ना है। नहीं है। ठीक है। तो कैलकुलेशन जितना भी मैं बता रहा हूँ वो कैलकुलेशन बेसिस है, ऑब्जर्वेशन बेसिस है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो क्विक मनी चाहते हैं, अब जो भी मतलब अगर एग्जांपल बताऊँ, कोई बेट कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो क्विक मनी चाहता है, तो उस पर्सन को कोशिश करनी मार्केट में ना आए। जो आईपीएल में बेट कर रहा है या फुटबॉल मैच में बेट कर रहा है, किसी भी तरीके की बेटिंग से रिलेटेड या रमी या जो भी, पता नहीं किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता, कौन कौन से तरीके के ऐप हो गए हैं आजकल, उसमें नहीं जाना है आपको। अगर वो तरीका कर रहे हो तो मार्केट में मत आओ, क्योंकि मार्केट में भी फिर आपका नुकसान ही होने वाला है। और आप हो सकता है करियर वाइज बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑप्शंस को चूज़ कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको नुकसान की तरफ ले जाने वाले हैं, क्योंकि माइंडसेट जो है वो स्पेक्यूलेटिव है। और स्पेक्यूलेशन में कुछ रीज़न है जिसकी वजह से सेबी ऑप्शंस को रोकने की कोशिश कर रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है, उसमें रिटेल ट्रेडर का फ़ायदा ही है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक्सटर्नली तो आप बच जाओगे, मैंने जैसे बताया। इंटरनली अब आपको कैसे बचना है, मैंने जैसे एक तरीका बताया कि मेरे को सुधांशु भाई ने बता दिया कि ये इंटरेस्ट लगता है तो मैंने बच लिया, लेकिन अभी बहुत सारे और रास्ते हैं जिनसे आपको बचना है। अब इसमें इंटरेस्ट तो नहीं लग रहा है, लेकिन लेवरेज भी एक उधार है, और जहाँ भी उधार है वहाँ पर मार है, ख़त्म ही है आदमी। कैसे वो बताता हूँ। और फ्यूचर आपका जो है वो लेवरेज है, क्योंकि 1.5 लाख का मार्जिन दे करके आप 15 लाख का शेयर खरीद रहे हो एक तरीके से फ्यूचर में। वहाँ पे जहाँ पे एक झटके में 5% का डिक्लाइन आने वाला है, 15 लाख पे 75,000 जाएगा, आपका 1.5 लाख में से 75,000 चला जाएगा, तो आपका कैपिटल आधा हो गया। बिल्कुल। तो लगता ऐसा इंसान को है कि मेरा 1.5 लाख का अगर वो 10% भागा तो मेरा इतना बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा, 1.5 लाख और बन जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। बट एक्चुअल में जो रिस्क होता है वो इवेल्युएट नहीं करता, तो उधर एक नुकसान होता है पहला। दूसरा नुकसान होता है ऑप्शन के केस में, कि ऑप्शन बहुत सारे लोग तो ऐसे आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में जिनको समझ में आता है फ्यूचर हम कर नहीं सकते, इक्विटी के लिए हमारे पास इतना बड़ा पैसा नहीं है। अब मैं ऑप्शन में एक चीज़ आपको बताऊंगा आगे, रिस्क से मैनेजमेंट के रिलेटेड। जितने भी लोग ऑप्शन में अपना 100% पैसा यूटिलाइज करेंगे उनका ख़त्म होना पक्का है, अगर बाइंग कर रहे हैं। अगर 50% कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है ऑप्शन के केस में, कि मेरी कैपिटल कितने लंबे समय तक मैं चला सकता हूँ, ये ख़त्म ना होने पाए। और वो एक्सपीरियंस से आएगी कि भाई ऑप्शन में ज़ीरो हो जाता है कई बार, चाहे जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, एक अगर झटका आया वो पूरा पैसा ज़ीरो कर सकती है। तो पता चला 100 ट्रेड अच्छे मारे हुए हैं, एक ट्रेड आया नहीं मैनेज कर पाए और वो ले गया। और सिचुएशन भी ऐसी होती है ना कि आपका थोड़ा थोड़ा जैसे खून बह रहा है, थोड़ा थोड़ा बह रहा है, और वो फिर एकदम लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इक्विटी में ऐसा होता नहीं, इक्विटी में तभी होगा जब लेवरेज होगा। मतलब लेवरेज इज जस्ट लाइक, जैसे आजकल मार्जिन ट्रेडिंग चलती है, आप उसके लिए कह रहे हैं? हाँ, करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना पूरी, उसमें इक्विटी में भी आप हर जगह मना कर रहे हैं मतलब? बिल्कुल हर जगह, तभी तो बचेंगे ना। अभी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इक्विटी में जैसे आप कह रहे हो कि क्या, जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा उससे क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपकी कैपिटल है 1 लाख रुपए, उस 1 लाख रुपए से आपने किसी रीज़न की वजह से, मे बी ब्रोकर भाई ने कुछ बोल दिया या आपको लालच आ गया कि अरे यार बुलिश है कुछ, इलेक्शन जो भी, आपने बाय कर लिया 6-7 लाख का, 7 लाख का मान लो बाय कर लिया, 1 लाख पे 7 लाख। अब ये तो सोचा कि हाँ भाई ये मार्केट भाग जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, मान लो स्टॉक्स 10% बढ़ गए, 10% बढ़ने से 70,000 मिलेगा, और इधर 1 लाख की कैपिटल ले रहे 1,70,000 हो जाएगा, ऐसा सोचा। लेकिन जो गिर सकता है वो तो सोचा ही नहीं, और उस पर क्या करोगे आप, उसका सोचा नहीं। अब मान लो इलेक्शन वाले दिन आपको सबको पता है 20-20, 25-25% का करेक्शन हुआ था, वो हर एक स्टॉक में होता। अब मान लो कि अगर आपका स्टॉक इन जनरल 15% भी गिरा होता, तो 70,000 का 15% लमसम 1,05,000 होता है, तो कैपिटल भी गई और उल्टा नुकसान में भी गया। तो मतलब क्या हुआ कि पैसा पूरा फिनिश, और रिकवर करने में भी वो परसेंटेज वाइज भी ज़्यादा ही लगने वाला है। हाँ। क्योंकि अब 30,000 बचे, अब 30,000 से 1 लाख जाने के लिए 3x करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा 1 लाख गया, मैं कह रहा हूँ अच्छा 10, हाँ मैं कह रहा हूँ अच्छा 10% गिरा होता तो 70,000 जाता, 70,000 तो 30,000 रह गया। अब उस बंदे की हिम्मत नहीं रहने वाली कि आगे ट्रेड कर पाए। लेकिन दिक्कत जानते हैं क्या एक और है
कि आदमी की जो ट्रेडर है इस वक्त, वो जैसे मोबाइल रात में हम लोग यूज़ करते हैं और फिर नींद नहीं आ रही होती है, फिर सोना होता है 11 बजे, हो जाता है 1-2 बजे, जब तक बैटरी नहीं खत्म होती। वही ट्रेडर की अभी प्रॉब्लम है कि डीमैट में पैसा जब तक रहता है, वो हर नया ट्रेड मारता है उस कैपिटल को रिकवर करने के लिए, लॉस को रिकवर करने के लिए, और उस होप में उसका हर बार पैसा जा रहा है। देखिए, होप हमेशा जीवन में रहनी चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में इस तरीके की लड़ाई अगर आप लड़ रहे हो तो वहाँ पे नुकसान ही होना है, कैपिटल ख़त्म ही होनी है। देखिए, प्रॉब्लम ये है ना, आप लड़ किससे रहे हो? आप बैटल फील्ड में हो, बिना प्रैक्टिस के, तलवार भी है, सब कुछ है, लेकिन स्किल है ही नहीं, तो तलवार चलाने का तरीका पता नहीं, और ब्लड लॉस एक बार चालू हो गया तो वापस आपको जाने का मौका नहीं मिलने वाला, वहीं पर मरना है। तो वही वही कैपिटल इसी तरीके से सबकी ख़त्म होती है। तो ये सेंस है। रुचिर भाई, मेरे को फिर एक चीज़ बताइए, जस्ट बिकॉज बोरोइंग पे मेरा एक और जस्ट सवाल है, क्योंकि हम शेयर बाजार की बोरोइंग पे थोड़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं, ऑप्शंस का आपने बता दिया, इक्विटी का बता दिया। आपके आसपास कोई ऐसी घटना हुई है जिससे कि आपको एक लेसन मिला है कि शेयर मार्केट में, जैसे उधार में काफ़ी लोग पैसा लगाते हैं, तो ऐसा कोई किस्सा हुआ हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपको अभी याद आ रहा हो, थोड़ा आप बता सकते 2 हैं? केस आपको बताता हूँ। एक अभी रिसेंट में हुआ है, 4 जून को लमसम एक पर्सन था मेरी टीम में, उसके दूर के कोई फूफा जी थे, उन्होंने 16 लाख का नुकसान किया और सुसाइड कर लिया। 7-8 मंथ्स की प्रेग्नेंट उनकी वाइफ थी, और 16 लाख जो गए वो केवल उनके नहीं, उन्होंने और लोगों से उधार लिया था और सोचा था कि ये तो रैली वैली चल रही है और ऐसा होगा तो उतना भाग जाएगा तो मैं उनके सबके वापस कर दूंगा। नेगेटिव क्या हो सकता है ये सोचा ही नहीं, पता ही नहीं, बताने वाला ही कोई नहीं है। सबके सब एक एक दिन को देख रहे हैं कि एक एक दिन में ये इंट्राडे में, और इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा कैंडल बन सकता है, ये किसी को समझ ही नहीं है। तो वो जो अवॉइड करने वाला पीरियड था, मार्केट तो पहले से भाग रही थी, कोई उसी दिन तो भागनी नहीं थी। अब वो बंदे ने, उसको पता ही नहीं, समझ ही नहीं, और उसने जाके ये किया, और जब उसके ऊपर इतना बड़ा कर्जा, अब देगा कहाँ से? पहली चीज़ तो अपना तो गया, वो एक बात समझ में आती कि भाई 1 लाख तेरा था, तेरा नुकसान हो गया, समझ में आता है, मगर दूसरों का जो है 15 लाख 20 लाख जो भी जहाँ से भी लिया है वो भी देना है। अब वो कहाँ से देगा उसे पता नहीं, तो उसने सुसाइड कर लिया जहर खा के। ये एक इवेंट। दूसरा इवेंट मेरे कॉलेज टाइम की बात है, ये जो 2008 का क्रैश आया था स्टार्ट में, उस टाइम पे हम लोग कॉलेज में थे और लमसम 1.5 साल मेरे को कॉलेज में हो गया था। वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था आलोक नाम से। ये जो फ्रेंड था आलोक, इसके केस में क्या हुआ कि जब मार्केट गिरी है, क्रैश हुआ है सबसे पहला 21 या 22 जनवरी में से, जिस दिन पहले बड़ा वाला हुआ है, उस दिन वो रो रहा था और मैं भागते भागते गया, क्या हुआ भाई क्या हुआ? मैं भी गिर गया बाइक से, एक आध बार मैं भी गिरा कि भाई हड़बड़ाहट में कि हो क्या गया। गया जाके पता चला कि उसने कुछ स्टॉक्स पहले लेके रखे थे और वो एकदम से मार्केट गिरी तो 1.5 या 2 लाख रुपए थे जो सिस्टर की शादी वाले, वो ख़त्म हो गए। और वो ख़त्म ऐसे हुए कि उल्टा उसके ऊपर उधार चढ़ गया, क्योंकि वो लेवरेज पे बाई था। तो अब कहाँ पे उसका अकाउंट था मेरे को नहीं याद आ रहा, बट उसके पास नोटिस आने लग गए लगातार कि पैसे वापस करो। वो ये सोच रहा था कि वापस नहीं करूँगा। उसके जीजा जी कोई एडवोकेट थे, उन्होंने कहा बेटा मैं चाहे जितना बड़ा एडवोकेट हूँ, पैसे तो वापस करने पड़ेंगे क्योंकि नुकसान तो तुम ही ने किया है। अब वो ब्रोकर की भी गलती की, वो लेवरेज पे काम करा रहा है अपने पैसे के लिए, लेकिन गलती तो मेन तो उसी पर्सन की जिसका अकाउंट है, तो वो भी पैसे उसको भरने पड़े। ये अच्छी बात थी कि 2008 में सबकी जॉब लगी हम लोगों की, तो वहाँ से वो रिकवरी हो गई कि भैया जॉब से पैसे दे दिए गए। लेकिन आप सोचिए कि दोनों केसेस में कितनी समानता है। मतलब बेसिकली आप यही एक सबको मैसेज दे रहे हैं कि यार बोरोड फंड से तो आप शेयर मार्केट में आओ ही मत, चाहे आप फ्यूचर बोलो, ऑप्शन बोलो, क्योंकि ये तो खुद ही लेवरेज प्रोडक्ट्स हैं, बोरोड फंड्स के ही हैं। अब ना इसमें रुचिर भाई एक चीज़ ये हो जाएगी कि कुछ लोग जो देख रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं आजकल ऑप्शंस ट्रेडिंग को देख के, फ्यूचर ट्रेडिंग को देख के, कि भाई इतने सारे लोग पैसा बना रहे हैं, ऑल्दो सेबी सीधे बोलती है कि 10 में से 9 लोग नुकसान कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को देख के जो ये प्रभावित हो रहे हैं, तो इनके दिमाग में चलिए आज भी है कि चलो मैं तो भी अपना ट्राई करना चाहता हूँ। तो इसमें जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी शेयर बाजार में आता है उसके लिए हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट। आप एग्री करते हैं इस चीज़ पे, रिस्क मैनेजमेंट? तो अगर मैं आपसे कहूं कि आज हमारे जो दर्शक ये देख रहे हैं, क्योंकि वो या तो ट्रेडर्स हैं या एस्पायरिंग ट्रेडर्स हैं, किसी को 3 साल या 5 साल 10 साल का अनुभव है, अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट के अगर मैं आपको कहूं कि पहले तो क्या आपके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है वो समझा दीजिए, और 3-4 ऐसी चीज़ें जो शुरू भी कर रहा है या ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा है जिसको ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, रिस्क मैनेजमेंट के आपके व्यूज़। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट को अगर मैं बोलूँ तो देखिए, जहाँ से बच्चे की स्टार्टिंग होती है, वो जो पैदल चलना चालू करता है, घुटनों पे रगड़ता है, वो सीधे दौड़ना नहीं भागना चालू करता, वो सीधे बाइक नहीं चलाने लग जाता 100 की स्पीड में, उसी से हमको लेसन लेना है। हमें ये देखना है कि यार मार्केट में हम आ रहे हैं, हमें किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। अब डिस्ट्रैक्शन क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग, उससे बचना है, शुरू में तो बचना है। ठीक है, पहला काम। आप बाद में एक्सपर्ट हो जाओ, करो बिल्कुल, आप बाइक पे स्टंट करो, सब कुछ बैलेंस करना। बिगिनर को इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में ये जो मैंने ऑप्शन और फ्यूचर को अभी बचाने के लिए बोला, अगर आपने इनको बचा लिया तो आप MCX और फोरेक्स में नहीं जाओगे।
ठीक है, आपका इक्विटी पे पूरा फोकस हो गया। तो पहला तो इंस्ट्रूमेंट में एक फोकस हो गया, दूसरा आपका टाइम फ्रेम पे फोकस हो गया कि इंट्राडे करोगे नहीं और आपको लंबा टाइम का पेशेंस है नहीं कि 10 साल वेट करो, तो अब आपका बीच में टाइम फ्रेम रह जाता है 1 महीने से 6 महीने के बीच में, उधर जाके आप काम करो। अब उससे आपको रिटर्न भी दिखेगा, आप अपना इधर जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, देखा अरे यार ये तो बढ़ गया 10% 20%, आपको दिखा कि हाँ यार मार्केट वर्क करती है, मेरे को तरीका पता चला। अब इसका तरीका बताता हूँ। स्टॉक आपको दिखेगा हर बार सितंबर में इन जनरल भाग रहा है, तो इस तरीके का अगर ट्रेड आपको पता चलता है तो उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। अप्रैल के एंड से लेकर जून के एंड तक भागता है, ये चीज़ पता चल जाए तो इसका बहुत बड़ा यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये मैंने बात बताई कि इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी पहले समझो इसको भी अगर बड़ी कैपिटल से यूज़ करोगे तो पैसा बर्बाद कर दोगे, क्योंकि जब तक आपने उसको टेस्ट नहीं किया, आपने उसका लोड नहीं उठाया, आपको जिम में वेट दिख रहा है, लग रहा है कि अरे बड़ी बड़ी वो हैं, एक बार उठाने की कोशिश करो, हो सकता है उठा लो, या हो सकता है आपको सिंगल रॉड दिख रही है वो अपने आप में बहुत भारी होती है, वो वही ना उठा पाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो अब उसको लोड को लेने के लिए आपको क्या करना है, 1000 रुपये से स्टार्ट करो। 1000 रुपये 10 बार भी बर्बाद करोगे तो 10,000 जाने वाला है, लेकिन 10 लाख 20 लाख और 50 लाख से जो बर्बादी कर रहे हैं, करोड़ों की बर्बादी कर रहे हैं, बस जस्ट बिकॉज कई बार तो उनका खुद का पैसा नहीं है, कई बार अपना ही पैसा है मगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वो बर्बाद कर देते हैं, बाद में फिर वो कमाई वैसी रह नहीं जाती, फिर बाद में पछताते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये कि आप 1000 रुपये से स्टार्ट करो। अभी एक पर्सन मेरे से एक इवेंट में पूछ रहे थे कि मेरे को डर लगता है, मैं बाइंग सेलिंग कहाँ से सीखूं। मैंने कहा बाइंग सेलिंग तो सीखने वाली चीज़ ही नहीं है। आप 1000 रुपये डालो, अगर आपने गलत बटन भी दबाया तो 1000 रुपये का नुकसान होगा। दिक्कत आपको वहाँ पे आ रही है जहाँ पे आप 1 लाख रुपए डाले हुए हो, वहाँ पे आपको डर लग रहा है कि कहीं मेरा नुकसान पूरे 1 लाख का ना हो जाए। आप 1000 रुपये डालो, 1000 से भी डर लग रहा है 500 डालो, और आप दबाओ बटन बिंदास, जितनी बड़ी गलती होगी 500 से ज़्यादा की नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ कि अमाउंट छोटा डालो। छोटा अमाउंट डालने के बाद में जब आप काम करोगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि यार ठीक है मेरा पैसा नुकसान हुआ। आप कम से कम ये अपने को जस्टिफाई नहीं करने की कोशिश करोगे कि अगले ट्रेड में पैसे बना लूँगा। अभी क्या होता है कि आदमी पैसा बड़ा डालता है, नुकसान होता है तो अगले ट्रेड में पैसा बना लूँगा, रिकवर करना उसको। हाँ, वो एक तो थॉट रहता है, प्लस वो अपने को कुछ तो समझ ही रहा होता है हमेशा, तभी वो खुद ही ट्रेड कर रहा होता है। इस केस में आपने अब मान लिया कि मैं बर्बाद ही करूंगा, तो ये बर्बादी देने के लिए हम जब तैयार हैं, एक्चुअल में हम बड़े कैपिटल को बचा रहे हैं, लेकिन ये 1000 रुपये जो बार बार हम बर्बाद कर रहे हैं, करो बर्बाद, बिंदास बर्बाद करो। आपकी सैलरी 20,000 है तब भी आप 1000 रुपये हर साल हर महीने बर्बाद कर सकते हो आपको। मगर मैं बता रहा हूँ अगर आप सही से काम करोगे तो शायद 3-4 महीने लग जाएं इसको बर्बाद करने में, सही में। अगर लेवरेज ना करो तो, लेवरेज करोगे तो एक झटके में 10 लाख एक दिन ही काफ़ी है लेवरेज। काफ़ी है, लेकिन लेवरेज नहीं किया, लेवरेज वाले रूल को फॉलो किया कि लेवरेज नहीं करना है और इसी 1000 से काम करो। जो मेथड समझ में आ रहा है, अगर टेस्टिंग करना चाहते हो वो इसी 1000 रुपये से करो, जितना टाइम लग जाए। देखिए अगर शुरू में पेन दे दिया तो बाद में ब्लड लॉस बचेगा, जैसा बैटल के लिए कहा जाता है। तो जो मैंने बात बताई कि एक बिजनेसमैन एक कमरे से स्टार्ट करता है, फिर वहाँ पे लेबर्स बढ़ जाते हैं, मैन पावर बढ़ जाती है, फिर उसके बाद में वो अपनी जगह एक बार बनाता है चल करके आगे फ्यूचर में जब वो सफल हो जाता है। अब देखिए सफलता केवल मेजर से नहीं होगी कि वो कितने एम्प्लॉयज़ उसके बढ़ गए या कितनी बड़ी जगह उसने खरीद ली। एक्चुअल में उसका माइंड ग्रो कर रहा है, उसको कस्टमर डीलिंग आ चुकी है, उसे सस्ता माल प्रोक्योरमेंट आ चुका है। तो अब मतलब स्टॉक मार्केट में आप जो है फोमो में जाकर के खरीद लेते थे स्टॉक को महंगे में, अब आपको सस्ता खरीदना पता चल चुका है, कब खरीदना है। अब आपको पता चल चुका है बेचना कब है महंगा। तो वो दुकानदार की जो आगे ग्रोथ हो रही है ना, देखिए जो कैपिटल दुकानदार मार्केट में लगाता है वो आप समझ लीजिए कैपिटल जो ट्रेडर ने लगाई 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो लगाई वो है। बट जो मेंटल कैपिटल है, मेंटल जो एक उसकी जो ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ बिना हुए वो कैपिटल नहीं ग्रो कर सकती। मेंटल ग्रोथ ट्रेडर की हो नहीं पा रही, और वो उसी में ही। अब देखिए बिजनेस को जैसे कोई चलाता है और उसके बाद में जब वो भागता है, अब वो ये शुरू में नहीं सोच रहा होता कि ये पहले ही दिन से मेरा बिजनेस चल जाए, 2-3 साल लगते हैं। उस तरीके से क्या ट्रेडिंग में आप 6 महीना साल भर नहीं सोच सकते कि मैं इसको पहले कायदे से सीखूंगा, सस्ता खरीदना और महंगा बेचना सीखूंगा, तब जा करके काम करूँ। और शायद यही चीज़ आप अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं। मैं यही करने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं बोलता हूँ कि पहला काम तो ऑप्शन की तरफ शुरू में मत एम करो, फ्यूचर की तरफ एम मत करो। पहला तो इक्विटी में आओ। इक्विटी में भी स्टेप है, पहला स्टेप है कि 1000 की कैपिटल, 1000 की कैपिटल के बाद में आपकी बड़ी कैपिटल जो करना चाहते हो, उसके भी पहले स्टेप 0 में कह रहा हूँ डीमैट भी मत खोलो, क्योंकि डीमैट खुलते ही टिप्स और कॉल्स में फंसोगे, उनका कॉल आने लग जाएगा। तो पहला स्टेप है डीमैट मत खोलो, खोलो भी तो 1000 रुपये से आपको कोई ऑल्टर ना करने पाए। उसके बाद में आपकी बड़ी कैपिटल जो कि थोड़ी सी एक सफिशिएंट नंबर, मतलब ₹1,00,000 भी एक सफिशिएंट कैपिटल है। उसके बाद में घर से कुछ मत लाओ, उसी ₹1,00,000 को बढ़ाओ। उसके बाद में बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि अरे यार मार्केट में किसी ने एक्सपायरी में या कुछ बना लिया फ्यूचर ऑप्शन से, तो वहाँ पे फिर ऑप्शन में अगर आप ट्राई मारना चाहते हो तो इसी इक्विटी का जो प्रॉफिट वाला अमाउंट है उसका छोटा सा पार्ट लगाओ। अगर आपको लगा कि आपने पैसा बना लिया, क्योंकि इक्विटी में आपको जो फंडा पता है वही चीज़ आप ऑप्शन में भी रेप्लिकेट कर लोगे। लेकिन दिक्कत ट्रेडर की ये कि वो बिगिनर, एज अ बिगिनर इक्विटी में तो अभी प्रॉफिट बनाना ही नहीं जानता,
वो सीधे ऑप्शन में बनाने चला है, और ऑप्शन तो सबको पता है कितनी डिफिकल्ट है। तो वो प्रॉब्लम वो फेस करता, तो स्टेप बाय स्टेप चलो, और लगे कि यार नुकसान हुआ ऑप्शन में, तो वापस इक्विटी में आने का रास्ता है आपके पास। तो मतलब आप देखिए मार्केट में दो बिजनेस हैं आपके पास, एक है रिस्की वाला और एक है स्टेबल वाला जो इक्विटी है। तो मैं अगर एग्जांपल बोलूँ, कोई बंदा है जिसकी सैनिटरी की दुकान है, पाइप्स बेचता है, सबमर्सिबल मोटर्स बेचता है, टैप्स बेचता है जगवार के। अब वो सोच रहा है कि यार बोरिंग में मेरे को बड़ा फ़ायदा दिख रहा है, मैं बोरिंग भी करवाता हूँ। बोरिंग करवाने चला गया, साइट पे जाने लग गया, इधर दुकान में चोरी चालू हो गई। तो अब डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो ये तो सोचो भाई एग्जिस्टिंग वाला जो है वो ना खराब हो। तो ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कई सारों को तो मैंने देखा है, इक्विटी में जाएंगे, काम करेंगे, अच्छा कर रहे हैं, मगर ऑप्शन में कहीं उनको किसी का सुनने में आ गया और सारा इक्विटी का पैसा उधर लगाया और एक सारा ट्रेड निपटा में दिया। अब उनके लिए एक्सपीरियंस क्या हो गया, मार्केट में पैसा बर्बाद हो जाता है। उन्हें ये रियलाइज ही नहीं कि इक्विटी का पैसा उन्होंने ऑप्शन में पूरा लगा दिया, इसलिए ऐसा हुआ। पर रुचिर भाई, पता है आपने जो चीज़ बताई सही, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में मेरे को भी नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें मेरे को समझ में आ रही है। लेकिन ना इधर एक मैंने इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा है। जैसे हाल फिलहाल की मैं बताता हूँ, 4 तारीख को जो इलेक्शन का जो समय था, उस दिन हमारे ही पहचान वाले ने 9 करोड़ रुपए एक ही दिन में उड़ाए। 9 करोड़ रुपए। अब वो थैंकफुली उधार का नहीं है, बट ठीक है, काइंड ऑफ सब बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता। उनका शायद लाइफ टाइम का वो सेविंग होगा, पोस्ट टैक्स, ये सारी चीज़ें थी। वो व्यक्ति भी बाजार में करीब 10-12 साल से हैं। अभी उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पर बताया नहीं, ऑब्वियसली क्यों बताएंगे, बट 9 करोड़ उनके गए। तो मेरा ना इस पर एक सवाल है। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग शेयर बाज़ार में ऐसे भी हैं जिनको बहुत बढ़िया टेक्निकल एनालिसिस आता है। उनको पता है भाई RSI ये होगा, मैकडी ये होगा, वीवैप ये होगा, सारी चीज़ें पता है। उनको दुनिया भर का ज्ञान है, दुनिया भर का इन द सेंस उनको टेक्निकल इंडिकेटर ये सारी पता है। जो नौसिखिया है वो नुकसान कर रहा है, वो तो समझ में आ रहा है। ये जो समझदार लोग हैं जिनको पूरी टेक्निकल एनालिसिस आ रही है, ये क्यों नुकसान कर रहे हैं, इसको थोड़ा आप अपने शब्दों में समझाइए। ये सच्ची बात ये है कि जब तक आप उस चीज़ को प्रॉपरली टेस्ट ना कर लो, चीज़ों को समझ ना लो, आपको करना नहीं है। मगर अब प्रॉब्लम ये है कि आपको वो जो मेथड किसी ने दिया है, जो जिस टेक्निकल को आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो जो भी हो, उसको बनाने वाला कौन है पहले ये देख लो आप। और जिसको आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो वो भी वही है। FII को हम फॉलो कर रहे हैं, फ़ॉरेन के लोगों ने किताबें लिखी हैं, उसके बाद में आप उसके बेसिस में उसी को इंडिकेटर को स्टडी कर रहे हो, आपको लग रहा है आपने सीख लिया। नहीं सीखा, क्योंकि वहाँ पे अब जो RSI की, अगर आप ही ने बात थोड़ी देर पहले बोली थी, 70 पे जाता तो सेल करना चाहिए, ऐसा हम लोगों को किताबों में पढ़ाया गया है। लेकिन वो 70 के बाद भी स्टॉक भाग रहा होता है। मेरे साथ खुद ऐसा ही इंस्टेंस हुआ है। वहाँ मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को इंडिकेटर्स नहीं फॉलो करने हैं, ये सबके सब लैगिंग हैं। अब जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी में इंडिकेटर पहले देना है तभी तो वो इंडिकेटर है, और तभी उसके बेसिस पे पीछे वाला सुरक्षित तरीके से मेरे पीछे से मुड़ पाएगा। अगर मैंने इंडिकेटर ही नहीं दिया, या मैं मुड़ पहले गया हूँ बाद में इंडिकेटर दे रहा हूँ, तो हर कंडीशन में एक्सीडेंट होना है। मार्केट में टॉप बन जाता है, इंडिकेटर कब बताता है, जब टॉप ऑलरेडी बन चुका है। तो मेरी तो रैली ऑलरेडी मिस हो गई, ऑप्शंस पहले ही महंगी हो गई। अब मैं उसमें जाकर के करूँगा क्या, तो मेरा तो नुकसान होने वाला है। और उसमें अगर पूरा 100% के मूवमेंट में से अगर मेरे को 40-50% भी उसका ना मिले तो मेरे लिए बेकार है। अब लोग जब इंडिकेटर बताते तो 40% ऑलरेडी हो चुका होता है, कितने टाइम तक रुके। अब ये तो मैं 40% वहाँ की कह रहा हूँ जहाँ पे और थोड़ा गिरना है, और जहाँ पे गिरना ही नहीं है वहाँ पे वो टर्न होने वाला है, तो वो उसकी एंट्री के बाद में साइडवेज हो जाता है। साइडवेज कई बार होगा, कई बार तो उल्टा चल देगा, तो वहाँ पे नुकसान हो जाता है। उसे लग रहा है वो इंडिकेटर फॉलो कर रहा है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं है कि यार ये इंडिकेटर अभी काम का नहीं है। मार्केट वैसी नहीं रह गई जैसे 20-30 साल पहले, 40 साल पहले रह करती थी। वो शांति वाली मार्केट हुआ करती थी। तब तो 1-1 घंटे का कैंडल बनता था, ब्रोकर के ऑफिस जाना पड़ता था वो रेट लेने के लिए। अभी वैसा नहीं है। तो अब यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा मास में हो जाती हैं तो फिर वो चीज़ें काम कहीं ना कहीं नहीं करती हैं। तो अभी वो टाइम जा चुका, और पेशेंस की लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक बच्चा है, उसके सामने टॉफ़ी रखी, चॉकलेट रखी है, आइसक्रीम रखी है, और उससे बोल दिया जाए कि बेटा तुझे ये खाना नहीं है, आप चले जाओ, आप चले जाओ और देखो उसको, वो खाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे ट्रेडर के साथ में यही हो रहा है। उसको दे दिया गया इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर, उसको बोल दिया गया तू बेटा तू सीख जाएगा, और इसके बेसिस पे ये वाला जब इंडिकेशन आएगा तब तू बाय करना, इसके बेसिस पे तू सेल करना। अब उसे तो ये दे दिया गया है। अब जब वो करता है जाकर के उसको नुकसान होता है तो उसको बोला जाता है तू डिसिप्लिन नहीं है, तेरी साइकोलॉजी गड़बड़ है, तेरे अंदर पेशेंस नहीं है। भाई उसे सही मेथड तो पहले दो। अब मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी मार्केट में साइकिल हैं 500 दिन की, 687 डेज़ की। अगर आप सिक्लिकली चीज़ों को जान जाओ, मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। ठीक है। उसका स्टॉक 1997 में भागा है। 97 में रिलायंस का स्टॉक 97 में भागा है, लमसम 100% भागा होगा। इधर 2007 में अगर आप देखोगे 90% लमसम भागा है 2007 में, ठीक है। और 2017 में भी आपको दिखेगा 90% 80% भागा है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अब आप जा करके अगर चार्ट देखोगे, जितने लोग देख रहे हैं वो भी देख करके कमेंट कर दें कि अब आगे आपको क्या लगता है क्या होगा। मैंने एक पैटर्न एक्चुअल में दे दिया, अब इससे आपको डायरेक्शन पता चल गया
तो मुझे खुद लग रहा है आप कह रहे हैं कि 2027 में, क्योंकि हाँ 2027 में इधर कुछ होना है। हाँ, अब देखिए ये इसको ऐसे आप समझो कि 3 बार लगातार वो ये चीज़ कर चुका है। करेक्ट। ठीक है, और दिख रहा है कि 80-90% हर बार लमसम भाग सही बोल रहा रहे है। हो, मेरे को तो प्राइस चार्ट दिमाग में ध्यान है। जी 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 जी। तो 80-90% हर बार भाग रहा है। अब हम इससे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं 3 बार किया है तो एक चांस है कि, प्रोबेबिलिटी हमारी ज्यादा है। लेकिन अब मैं एफआईआई को फॉलो करूं क्या? नहीं जरूरत है मेरे को। एफआईआई करेगा जाकर के उसमें Wow. एंट्री, तब मैं करूं, या टेक्निकल इंडिकेटर बोलेगा उससे पहले मेरे को पता है। अब यहाँ पे इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं रह गई। इंडिकेटर बनता किससे? प्राइस से बनता है। अब प्राइस एक्शन में भी कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं, उसको बाद में कभी बताऊंगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें वही बच्चे वाली कहानी कि उसे सही चीज़ दी नहीं, उसे सिखाया नहीं फोकस कैसे करना है, अपने को डिसिप्लिन कैसे रखना है, मेडिटेट कैसे करना है, उसके सामने रख दी चॉकलेट। अब उस बच्चे को क्या, अब देखिए ये कंडीशन जो मैंने बताई, उस कंडीशन में उसको डायरेक्शन तो कम से कम पता चल गया, जिसके लिए हर एक ट्रेडर थर्स्टी है, प्यासा है। डायरेक्शन नहीं पता होता, उसको बेचारे को बता दिया जाता है इस लेवल के ऊपर बाय कर लेना, इस लेवल के नीचे सेल कर लेना, उसमें भी वो नुकसान करके चला आता है। यही होता है। सही बात है, सही बात है। बाय द वे मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि रुचिर भाई ने इधर एक थोड़ा सस्पेंस देके छोड़ दिया कि प्राइस एक्शन में भी खामियां है। हमारी ऑडियंस को लगता है काफ़ी अच्छा है। तो गाइस कमेंट्स में आप ट्रेडिंग लिख देना। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे ना, मैं रुचिर भाई को फिर बोलूँगा जितने ज़्यादा आएंगे कि जल्दी और हमारे चैनल पर बताओ, क्योंकि मेरी खुद क्यूरोसिटी बढ़ गई है नहीं, इस मेरे चीज़ पास पे। इतना कुछ है बताने के लिए, मेरे को लगता है टाइम हमेशा कम पड़ेगा। तो अभी जो मैं बात बता रहा हूँ उससे हमें ये तो पता चल गया कि रिलायंस का स्टॉक भागने वाला है। ये सबसे बड़ी मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी स्टॉक में पैसा बनाने के लिए। क्या हम, जैसे आप रिलायंस का एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे हम बाकी स्टॉक्स में भी कर सकते हैं ये अब चीज़? सेम चीज़ आपको बताता हूँ। 97 में भागता हुआ, 2007 में भागता हुआ, 2017 में भागता हुआ, उसके बेसिस पे आप कह सकते हो ये भागेगा। टेक्नोलॉजी की बात करूं, अभी ये 2024 चल रहा है, 14 में, 2004 में और शायद 1994 में एजिस टेक्नोलॉजीज भी भागा है इसी तरीके से। तो अब 24 में अगर आज की तारीख में 100% से ज़्यादा भाग चुका है, तो ये पहले से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता था। ये ऐसा एक पैटर्न नहीं, पता नहीं कितने पैटर्न है, मैंने देखे हुए हैं। वाह, तो हम इस तरह से डायरेक्शन पता कर सकते हैं किसी भी स्टॉक पता का। कर सकते हैं। अब देखिए डायरेक्शन से केवल काम नहीं होगा, कब बाय करना ये भी इंपॉर्टेंट है। कब बाय करना है और कब एग्जिट करना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ गया एंट्री डेट और एग्जिट डेट का। ये दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हो गई। और एक सबसे बड़ी जो सबकी मास्टर है वो अभी बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रेडर हैं, मैं खुद उस चीज़ को जानता हूँ, समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिनको एंट्री भी पता है, डायरेक्शन भी पता है, लेकिन वो बुक नहीं कर पाते। अच्छा मोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा होता है, बाद में स्टॉक करेक्शन चालू हो जाता है या ऑप्शन में करेक्शन चालू हो जाता है और फिर वो नुकसान में बुक करते हैं। हो रहा था नुकसान प्रॉफिट हो रहा था 4-5 लाख का, नुकसान में कन्वर्ट हो गया 1.5-2 लाख का। पहले तो वो खुश थे कि हाँ भैया अभी मेरा 5 बन रहा है, 2 भी बन रहा है तो भी खुश थे, गिर गया था वो। अभी जब 1.5 का नुकसान हो रहा है, 2 का नुकसान हो, तब वो बुक कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली 7 लाख का तो नुकसान उन्होंने ऐसे ही देख लिया उस ट्रेड में जिसमें प्रॉफिट हो सकता था 5 लाख का। क्यों हुआ ये? क्योंकि उन्हें टारगेट नहीं पता था। तो टारगेट अगर पता होता तो वो बुक कर लेते, भले 2.5 लाख पे बुक कर लेते, 5 लाख का प्रॉफिट ना देखते, लेकिन वो बुक करना बहुत ज़रूरी था। और मैंने जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, वो सारों को मैंने देखा है वो सब भागते हुए में बुक कर लेते हैं क्योंकि उन्हें टारगेट पता है। और जितने गिरते हुए जो नुकसान वाले ट्रेडर्स हैं उनको मैंने देखा है कभी कभी बुक करते हैं, लेकिन डर के मारे ऐसे टाइम पे बुक करते हैं। वहाँ से क्या होता है ना, उनकी साइकोलॉजी पे एक पहले ही डेंट पड़ जाता है। वो डेंट जो पड़ता है वो उनको अगले ट्रेड में नुकसान की तरफ अग्रसर कर देता है। जबकि जो भागते में बुक कर लेता है उसे उस वक्त तो थोड़ा मलाल रहता है कि मैं बुक नहीं कर पाया, लेकिन प्रॉफिट तो आ गया ना अकाउंट में, वो उसकी साइकोलॉजी को बूस्ट रखता है। हमेशा खुश रहता है वो कि मैंने बनाया पैसा, मैं किसी भी तरीके से, चलो मेरे से मिस हो गया, ऐसे तो मैं पूरी मार्केट को कभी नहीं पकड़ पाऊंगा, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं उससे भी ज़्यादा भागे, लेकिन मेरे को प्रॉफिट तो आ रहा है ना, मेरा 1 लाख का अकाउंट 7 लाख का तो हो गया ना, 8 लाख का तो हो गया ना। ये उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस रहता है वो हमेशा उसको जिलाए रखता है। जबकि वो जो नीचे की तरफ आकर के बुक कर रहा है उसे लगता है यार अरे कहीं मैं नुकसान में ना चला जाता, मतलब प्रॉफिट उसने भी किया लेकिन वो एक उसको डरा करके रख रहा है। तो अब ये साइकोलॉजी का डिफरेंस मैंने देखा। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। ऑप्शन ट्रेडर्स के केस में स्पेशली मैंने देखा जो मेरे स्टूडेंट ज़्यादा बड़े पैसे बना रहे हैं या ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उनको मैंने देखा शुरू के 2 हफ्ते में ही बुक कर लेते हैं। आखिरी का हफ्ता तो वैसे ही नहीं जाना है, प्रीमियम गलेगा उस समय पे। हाँ, वो उनको वो ये टारगेट का भी वेट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार शुरू के 2 हफ्ते में मेरे को जितना बढ़िया जो भी मिल रहा है वो उसी में ही बुक करे ले रहे हैं। अच्छा, तो ये जो एक अच्छी और चीज़ है कि शुरू के 2 हफ्ते में ही बुक करके आप फ्रेश आगे के लिए पोजीशन बनानी चालू कर दो, वो और अच्छा है। अब इसमें एक जो मैंने बात आपको बोली थी ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हमें पता चल गया कि डायरेक्शन क्या होने वाला है, एंट्री डेट क्या होने वाली वो भी पता चल गया, एग्जिट डेट मतलब अब समझो कि स्टार्ट ऑफ 2027, एग्जिट मान लो कि दिसंबर, मगर एग्जिट के भी 2 तरीके बताऊंगा
ये दो हमको पता चल गया कि एग्जिट मतलब एंट्री और एग्जिट पता चल गया। लेकिन जब जब मैंने टारगेट की बात कही और टारगेट के ही अराउंड हमने पिछले 2 मिनट में बात की, यहाँ पे हमें टारगेट भी पता चल चुका है। कैसे पता चल गया? हमने देखा कि पिछली जितनी भी बार वो भागा है कम से कम कितना भागा है, और अगर हमें दिख रहा है कि यार हर बार भागा है और अब आगे आने वाले टाइम में कंपनी कंसोलिडेट कर रही बड़ी हो गई तो उतना ज़्यादा नहीं भाग रहा है, तो आगे भी भागेगा लेकिन थोड़ा कम भागेगा। तो हम अगर दिख रहा है कि 80-90% भागा है तो 60% तो भागेगा। तो ये टारगेट पता चल गया। अब हमें क्या FII को फॉलो करना है फिर, या किसी वहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना हुआ उस पर बुक करना है? हमें टारगेट पहले से पता, हम बुक कर लेंगे तो पैसा जेब में आएगा। अब टारगेट पता करना ही किसी मेथड में नहीं है। अगर हम टेक्निकल में देखें तो एंट्री तो बता देगा RSI या कोई भी और मेथड, सुपर ट्रेंड या जो भी है, इंडिकेशन दे रहा है वो, लेकिन टारगेट कहाँ है वो पता ही नहीं है। पहले से पता होना बहुत जरूरी है। अब इंडिकेटर में बताएगा कि भाई अब निकल जाओ, सेल कर दो, तब तक तो पूरा गेम हो चुका वो होगा। गेम हो चुका होता है, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं हो पाते। इसी में एक और एग्जांपल बोलूँगा। अगर आपको शादी के बारे में पता चले, एक पर्सन के बारे में जो आपके मोहल्ले में ही है, आपके नेबरहुड में है, एक दिन पहले बता रहा है मेरे बेटे की शादी है, आप उसमें जाओगे नहीं जा पाओगे। मगर उसी जगह एक पर्सन बता रहा है US में रहता है, 1 महीने बाद मेरे बेटे की शादी है, आप उसमें चले जाओगे क्योंकि प्लानिंग का टाइम मिल गया। प्लानिंग का टाइम जहाँ नहीं होगा वहीं पे नुकसान है, वहीं पे प्रॉब्लम है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए रुचिर भाई, आपने ये तो बहुत बखूबी समझाया। एक चीज़ मैं बार बार आप सुन रहा था, आप FII की बात कर रहे थे। FII से मुझे याद आता है विदेशी बाज़ार, US मार्केट। अब हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो दिन में तो अपना ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे जो भी है वो है, फिर रात को 12 बजे बैठ के ये देखना है उनको कि भाई US मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे करना है, क्योंकि उनको लगता है उनकी पोजीशन, उनकी ट्रेडिंग, उनकी इन्वेस्टिंग उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि US मार्केट के ऊपर अगर आपने कोई एनालिसिस करी है, उसके बारे में थोड़ा सा आप अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। विदेशी बाज़ार, विदेशी इंडेक्स, ब्रॉडर मार्केट पे अगर आपने कुछ किए जिसकी लोगों को हेल्प जिससे मिल सके, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आपको बताता हूँ, मैंने हिस्टोरिकल डेटा इतना एनालिसिस किया है जितना शायद किसी ने नहीं किया होगा। मैंने इवन UK की मार्केट्स का स्टडी किया हुआ है, 400-400 साल का। वीट का, राइस का स्टडी किया हुआ है, हज़ार साल का। अब किसी को डेटा तक नहीं मिलेगा इसका, मैंने कैसे जुगाड़ किया मेरे को पता है। अब जब US की मार्केट की अगर बात कर रहा हूँ तो मैंने पिछले 200 साल की उसकी स्टडी करी हुई है, पिछले 100 साल वाली मैं शेयर करूँगा। अगर आप देखोगे, मैंने शायद एक पैटर्न अभी थोड़ी देर पहले बैंक का बताया कि 7th ईयर ऑफ द डिकेड में भागते हैं मार्केट में। अगर आप निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं, निफ्टी में अगर आप देखोगे 93 से लेके 97-98 तक भागा निफ्टी। सेम चीज़ निफ्टी में हुई 2003 से लेके 7-8 तक की रैली, सबको पता होगी, ठीक है। यही चीज़ सेम US में भी हुई, वहाँ पे भी ऐसे ही भागा। अब किसी को लगे कि अरे भाई हमारी मार्केट भागी, तो नहीं, उधर की भी भागी। और ये पैटर्न अगर कोई स्टडी करे जाके, बड़ी लंबी मार्केट को देखे, तभी उसको ये कॉन्फिडेंस आएगा, वरना आएगा नहीं। 13 से लेके 18 तक भी भाग रही है मार्केट हमारी, भले 19-20 में भी भाग रही है जाके, लेकिन उतने पीरियड में तो भागी रही है। तो मतलब ये हमें हर बार तीनों मतलब केसेस में जोन मिल गए। ये बाई वाले जोन है, ये 13 से 17, ये 3 से 7, और यहाँ पे 93 से 97-98। यही सेम चीज़। अब आप कहोगे कि यार 3 केस हैं, मैं रिलायंस में भी यही कहूँगा, वो ट्रेड करने के लायक अभी नहीं है, क्योंकि 3 ही बार आप कर रहे हो। मेरे से भी आप 2 बार 1 बार मिलोगे, आप भरोसा ऐसे नहीं कर पाओगे। तो किसी भी पर्सन से आप पहली बार मिल रहे हो, दूसरी बार उतना भरोसा नहीं, लेकिन 7-8 बार मिल गए, समझ में आ जाता है, कन्विक्शन आ जाता है कि अभी क्या करना है। वैसे ही मार्केट में भी कम से कम 7 इवेंट तो हों। तो उस बेसिस पे अगर देखें तो US के 10 इवेंट को मैंने स्टडी किया, ठीक है। हर बार उस 10 साल को स्टडी किया, मैंने देखा 10 में से, मतलब ये 10-10 साल के जो पैटर्न्स हैं, इसमें मैंने देखा हर बार वो भागा है, एक बार को छोड़ के 1970s में नहीं भागा है। उसमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम से भाग गए थे, कुछ हुआ था जिससे मार्केट क्रैश रही। तो 100 में से एक बार फेल हुआ, मतलब 100 साल में एक बार फेल हुआ, 10 बार में से एक बार फेल हुआ। और वही पैटर्न हमको यहाँ पे 3 ही बार दिख रहा है, तो शायद हमको भरोसा ना हो पाए, लेकिन वहाँ पे प्रूवन है। और उसके भी पहले का डेटा बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये फेलियर आया ना, तो फेलियर का भी पैटर्न मेरे को पता है। फेलियर का जब पैटर्न आया 70s में, मैंने और पीछे जाके स्टडी किया, वहाँ पे मैंने देखा वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 15 के बीच में। वहाँ पे वही 13 से लेके 19 तक, अगर आप 18 तक सोच रहे हो भागेगा, नहीं भागेगा, नहीं मिलेगा भागता हुआ, क्योंकि वहाँ पे वो गड़बड़ है। तो मेरे को एक पैटर्न मिल गया फेलियर का 71 से लेके 15, ये 13 के बीच में। तो मतलब 70s और 10s के डिकेड्स में 60 साल का डिफरेंस। तो मैंने और पीछे 60 साल देखा, बीच में सब चल रहे हैं, सारे साइकिल्स चल रहे हैं, ऐसे 3rd ईयर से लेकर के 7th ईयर डिकेड तक। वहाँ पे फेलियर मैंने देखा 1850s में,
1850s में अगर आपको याद हो, भारत में तो अपना वो हुआ था म्यूटनी, जो भी हुआ था, एक वॉर टाइप हुआ था, वहाँ पे भी शायद कुछ ऐसा रहा हो, बट उन लोग को तो हम पे हमेशा कब्जा करना रहा है, तो अफेक्ट तो वो रहते थे, क्योंकि भारत में इतनी हमेशा दम रही कि वो लोग हिल जाते थे यहाँ पे कुछ होता था, तो वहाँ पे भी क्रैश आया हुआ है। क्योंकि एक्चुअल में अगर आप मार्केट की स्टार्ट देखो तो यहाँ पे जो हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई है, एक कंपनी पहली जो यहाँ पे आई, और उस कंपनी का दखल उधर भी था, तो वहाँ पे 60-60 साल का जो फेलियर देखा, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे कोई फंस ना जाए, क्योंकि अब इस बेसिस पे अगर 70s के बेसिस पे 60 साल ऐड करेंगे तो 33 में वो फेलियर आ सकता है, वो चीज़ ध्यान में रखने वाली है। कि पता चला अभी 20s चल रहे हैं, 27 तक तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है चलो चल जाएगा अगर पैटर्न को देखें, लेकिन 33 में कोई कूद जाए ये वाला पॉडकास्ट देख करके, तो वो नहीं चाहता मैं कि ध्यान रखे कि भाई ऐसा हो तो सकता। मैं ना, बिकॉज आप ये बता रहे हो तो मैं सीधे मुद्दे की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा लालची हो रहा हूँ व्यूअर्स के लिए। सब कह रहे हैं इस साल बहुत बड़ा मार्केट क्रैश आएगा। ऑब्वियसली कोई नहीं जानता इधर बैठ के, हम सिर्फ हमारी प्रोबेबिलिटी, हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बताएंगे। आपका इस पे क्या कहना है, क्या इस साल मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आएगा? ये इस साल का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अब आपको 100 साल की स्टडीज़ के बेसिस पे बताता हूँ। आपको 1920s का क्रैश याद होगा, जो मैंने जैसे बताया 1929 में क्रैश आया, क्रैश जा करके एंड कहाँ हुआ, 33 में हुआ, 33 से भागा, जो उसको वैलिडेट कर रहा है थर्ड ईयर ऑफ द डिकेड से भागता है, ठीक है। ऐसे ही 1820s में एक क्रैश आया था, ऐसे ही एक क्रैश आया था 1720s में, तो ऐसे कर करके 100 सालों में ऐसे करेक्शंस आए हैं जो बड़े हैं। अब इन बड़े करेक्शंस को अगर स्टडी करें, अब ये कौन से वाले ईयर में आ जाए नहीं पता, 2020 में भी आया था, 2020 में आया था। अब ये इस चीज़ में मेरे को डाउट आ गया वहाँ पे कि 20 में तो आ चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हो गया, या 29 तक अभी टाइम है तो वहाँ तक कहीं आ अच्छा सकता है। 1929 से हाँ, आप कर तो रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये भी है कि 27 में या 28 में जो क्रैश आएगा वो भी बड़ा होगा, ऐसा मेरे को अंदाजा, क्योंकि एक लोगों तो से ये, भी पूछते हैं कमेंट्स में, बताओ आपको क्या लग रहा है कब आ तो सकता है। इसके लिए ठीक आप है। लोग ट्रेडिंग व्यू में जाकर के एक बार चार्ट्स को भी स्टडी करिए। हाँ, तो ये मैं ना ऑडियंस को भी कहूंगा कि एक बार जाके आप लोग कमेंट्स में आप बताइए आपको क्या लग रहा है। सर जैसे बोल रहे हैं 28 29 के आसपास आएगा, या फिर 2020 में हो गया है तो अभी रिलैक्स रहें, आप भी बताइए जी। तो मैं कह रहा था 27 28 के आसपास आ सकता है, और 24 में भी ऑब्वियसली आ सकता है। भैया हमेशा अलर्ट रहो, जैसे सब लोग कह रहे थे अरे वो इलेक्शन की रैली और भाग जाएगी मार्केट, मैंने कहा नहीं नहीं। देखिए अमित शाह का वो वीडियो चला चला के बहुत लोगों ने खूब व्यूज़ लूटे हैं। मैंने एक चीज़ बोली थी, शायद लोगों को बुरा ना, उस टाइम पे ख़राब लगा होगा, मैंने कहा भाई वो जो कह रहे हैं उस बात को समझो, लेकिन आप भी ये देखो कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ कर रही है और आपको क्या करना है जिससे आपका पैसा ना बर्बाद हो। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि जब अभी 4 स्टेट्स के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे कुछ महीने पहले, वहीं पे मार्केट ने डिसाइड कर लिया था कि बीजेपी आने वाली है, तो वहां से तो वो पहले से ही रैली कर चुकी है। अब वो यहाँ पे भी आके रैली करे ये पक्का नहीं है, तो इसलिए वो जो एक अवेयरनेस थी, वो अवेयरनेस फैलानी ज़रूरी थी, वो मैंने किया भी, लेकिन लोग उसी में ही परेशान थे कि अरे भाग जाएगी और 400 प्लस आ जाएंगे, उसी में ही बहुत कन। वो ना उसका एक और रीज़न भी है, क्योंकि हमारे देश में ना काफ़ी ज्ञानी लोग रहते हैं जो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपका भी व्यूज़ में जानना चाहूँगा। मेरे दर्शक हमेशा मुझसे ये पूछते हैं कि क्या बहुत क्वालिफाइड सीए या फिर आईआईटी का कोई बंदा हो या आईआईएम के बंदे हो, क्योंकि इनको हम, हमारे देश में तो एक सिद्धांत है, हम समझते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, तो ज़रूरी है कि आईआईटी आईआईएम सीएफए, रिस्पेक्ट हम सबकी करते हैं, लेकिन मुद्दे की बात है क्या ज़रूरी है आईआईटी आईआईएम सीएफए सीए वाले हमेशा मार्केट में एक्सेल करेंगे? आपका कुछ अनुभव रहा है इनके साथ? तो मैं देखिए एक चीज़ जानता हूँ कि मतलब बुरा नहीं, लगने दीजिए, बुरा लगने दीजिए, आप बोलिए। मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखिए आईआईटी अगर किसी ने क्रैक किया या आईआईएम क्रैक किया, एक चीज़ तो ये वैलिडेट करती कि उस बंदे में फोकस है, उसमें डिसिप्लिन है, तभी वो क्रैक कर पाया, और यही फोकस मार्केट को भी चाहिए। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि कई सारे आईआईटी और आईआईएम वाले मार्केट में फेल भी हुए हैं। मैंने ऐसी कंपनीज़ के बारे में सुना जो फंड मैनेजमेंट के लिए अपने ऐसे बंदों को फंड देती हैं और वो फेल हुए हैं, ऐसा भी देखा है मैंने। लेकिन अब इसी में ही एक चीज़ को वैलिडेट करूँगा, वो फोकस और डिसिप्लिन जो चीज़ ला सकती है आप में, वो है मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन पे आप फोकस कर लो, भले आप आईआईटी आईआईएम क्रैक नहीं कर पाए, आप क्या, आपको भगवान ने ही तो बनाया, उन्हें भी भगवान नहीं बनाया। उस वक्त शायद आप स्कूल डेज में सीरियस नहीं थे, आज आप सीरियस हो जाओ। आज आप, मैं अपने अब अगर बारे में बताऊं, मैं शायद ना यहाँ पे होता ना मैं कुछ कर पाता, क्योंकि मेरा कभी फोकस ही बहुत अच्छे से नहीं रहा है। जॉब के टाइम पे जब मेरे को लगा कि यार मेरे को फोकस नहीं हो रहा है, वो मैंने रियलाइज़ कर लिया, मैं मेडिटेशन के लिए चला गया। एक बार गया, 2 बार गया, और फिर मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, मैं एक बार करने के बाद में दूसरी बार 10 दिन का विपश्यना मेडिटेशन 1 साल बाद कर पाया। मतलब ये जॉब मेरे को रोक रही है, मैंने उस जॉब से ही अपने को पीछा छुड़ा लिया, क्योंकि मेरे को अपनी पर्सनल ग्रोथ पे हमेशा फोकस रहा है। तो मैंने जॉब को छोड़ा, मैंने कहा अब ये मेडिटेशन मेरे को करना है किसी भी हालत, और मैं जॉब में रहते हुए नहीं कर सकता। तो वहाँ से मैंने जॉब को क्विट मारा, और मैं ऑब्वियसली मार्केट की स्टडीज़ भी नहीं कर पा रहा था, काफ़ी टाइम जगना रहता था रात में देर तक, तो वो स्टडीज़ भी कर पाया। और वो अगर मेडिटेशन नहीं किया होता तो मैंने इतनी किताबें नहीं पढ़ी होती।
मतलब एक बात समझिए, आप एक पेज नहीं पढ़ पा रहे हो। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप का एक मैसेज नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि फोकस ही नहीं है। वो फोकस मेरे को मेडिटेशन ने दिया, उस फोकस की वजह से मैं इतनी नॉलेज को गेन कर पाया, इतना ऑब्जर्वेशन बढ़ गया। अब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे लाइव कर रहा हूँ, 100 डेज़ का चैलेंज रखा हुआ है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को इन सभी दिनों पे 9 PM आ रहा हूँ। तो ये दोस्तों इसका लिंक, मैं सारे लिंक्स आपके सोशल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। TTS 9 आपको याद रखना है, उस पर मैं लाइव कर रहा हूँ। तो अब मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, तो वहाँ से मेरी देखिए कितनी लर्निंग हो रही है। अब ये ऑब्जर्वेशन बेसिस पे, और सब लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा डार्क क्लाउड कवर बन रहा है ONGC में, कोल इंडिया में सबसे बड़ी गिरावट से पहले। तो ये डार्क क्लाउड कवर क्या हमें नहीं, और हमें पढ़ाया क्या जाता है कि डार्क क्लाउड कवर बनेगा तो किसी भी स्टॉक में लगा दो, नहीं लगाना है। अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो हमने देखा, या डोजी बन रहा है तो ONGC जैसे स्टॉक में वो काम कर रहा है, बाकी में नहीं कर रहा है। अजंता फार्मा में हमने देखा इन्वर्टेड हैमर काम ही नहीं कर रहा है। जो बुलिश स्टॉक है उसमें हम इन्वर्टेड हैमर लगाएंगे, हमें उल्टा वो हथौड़ा मार के चला जाएगा। तो ये जो समस्या है ये कोई रियलाइज़ नहीं करता। मतलब हर जगह जहाँ आपने यूनिक माइंड लगाया वहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो सकता है। अब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यही स्टडी करते करते हमने देखा इन्फोसिस में 7-8 दिन ऊपर कंसोलिडेट करता तब क्रैश आता है। हर बार ये हुआ है, हर बार। अब ये चीज़ अगर कोई समझ ले तो बड़ा, और अगर आप देखो स्विंग के बेसिस पे हायर हाई हायर लो वाली जो थ्योरी है, उसमें अगर आपको दिख गया कि इसने ब्रेक कर दिया पिछला लो, तो वहाँ से और पीछे ऊपर वो बना हुआ 7-8 दिन का कंसोलिडेशन, अब आपको पता चल गया लंबा ये जाने वाला नीचे। हमने ऑब्जर्वेशन किया मारुति का स्टॉक, यही लाइव्स में बता रहा हूँ, मारुति का स्टॉक, रिलायंस का स्टॉक। मारुति के स्टॉक में यू पैटर्न बना है और उसके बाद में रैली। रिलायंस में वी पैटर्न बना है, उसके बाद में रैली। अगर रिलायंस में यू बना है तो यू के बाद में फिर से एक बार करेक्शन आता है, फिर वो भागता है। मतलब एक तरीके से टेक्निकली देखें तो कप के बाद में हैंडल बन रहा है, तब रिलायंस भाग रहा है। लेकिन वो कप एंड हैंडल मारुति में उस तरीके से नहीं बन रहा है, उसमें वी भी नहीं बन रहा, उसमें सीधे यू बनते ही भाग रहा है। तो ये कितनी बड़ी ऑब्जर्वेशन है। सोचिए कि अगर आप ये इस तरीके से मार्केट को, हर एक पर्टिकुलर स्टॉक को देखने लग जाओ, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप काम कर रहे हो, ये चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग जाओ। अब इसमें भी एक और डीप एनालिसिस बता रहा हूँ, वो यू और वी जो है वो 20 दिन के लमसम हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो अगर यू जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो 20 दिन का हो, मतलब 12 से 20 दिन तक चलेगा, उससे ज़्यादा बड़ा ना हो। हमने देखा 30, 40, 50 डेज़ वाले जो हैं वो काम नहीं कर रहे। तो ये कितनी बड़ी अपनी इंसाइट हो सकती है। अब मैं आपको क्रक्स बता दे रहा हूँ, अभी तक 8 लाइव हो चुके हैं मेरे वहाँ पे। अब इसी में एक और बड़ी खतरनाक चीज़ बताता हूँ। टाटा मोटर में आप देखोगे बड़ा, बहुत लोग उछल रहे हैं कि इसमें जा कर के कूद जाएं, ले लेना चाहिए क्या, क्योंकि मेरे से लाइव में बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। मैंने कहा टाटा मोटर में इस वक्त आप अगर जाओगे तो नुकसान ही करोगे, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म हॉरिजन देख रहे हो तो इसकी कहानी शायद आपने ना, क्योंकि बड़े चार्ट्स को मेरा एनालिसिस करना हमेशा से फैशन रहा है। मैंने देखा 2016 में एक बार करेक्शन चालू हुआ टाटा मोटर में, और अगले 3-4 साल में वो 600-700 रुपये से ले करके 60 रुपये आ गया। मतलब एक तरीके से टेक्निकली मैंने देखा 80% का करेक्शन उसमें हुआ। सेम चीज़ 2006 से 9 के बीच में हुई। मार्केट में टॉप तो बना था 7-8 में, निफ्टी में जो हमको पता है, लेकिन उसमें 6 में बन गया था। इधर भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी में टॉप बना 2020 में, लेकिन इसमें 16 में ही बन गया, और करेक्शन भी हो रहा है 80% का। 80% का करेक्शन, सेम चीज़ 96 में भी हुई है। तो एक चीज़ हमें पकड़ में आ गई कि 6th ईयर ऑफ द डिकेड से ये गिरना जो चालू करता है, ये पागल बना देता है, 80% का करेक्शन कर देता है। अब है तो कहने को टाटा मोटर की कंपनी, टाटा ग्रुप की कंपनी, लेकिन वो क्या दे सकती है आपको अब ये सोचना है। अब वहाँ से जब वो रैली करता है, उसका मेरे को एग्जैक्ट परसेंटेज इस वक्त याद नहीं है, लेकिन वो अच्छी खासी रैली कर चुका है, तो यहाँ से बहुत बड़ा स्कोप दिखता नहीं मेरे को। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं 2026 के आसपास जाकर के वो गिरना चालू करेगा। वहाँ के बाद में जब 29 में वो जाकर के करेक्शन पूरा कर चुका होगा, तब मैं एंट्री करूँगा, अगर मेरे को करनी है उसमें। अदरवाइज अगर मेरे को मोटर्स में ही, 4 व्हीकल्स वाली कंपनीज में ही जाना है, तो मैं मारुति में जाऊँगा। मारुति में मैं देखता हूँ कि यार अगर कोरोना के टाइम पे भी करेक्शन हुआ तो 40-50% का हुआ। टाटा मोटर में लेकिन 80% का करेक्शन हो गया, और ज़्यादा लंबे टाइम का करेक्शन हुआ। तो ये छोटी सी चीज़ जो मैंने अभी बताई, ये हमने लाइव में अपने निकाला है। इतने बड़े बड़े एनालिसिस हम लोग करे डाल रहे हैं, तो ये आपको क्रक्स यहीं पे मिल गया। तो अल्टीमेटली अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए, तो आप कम से कम अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हो किसी 4 व्हीलर में, तो आप कंपनी में, स्टॉक में, तो आप मारुति को प्रेफर करोगे। मारुति क्या करता है, भागता है तो नीचे अपना ब्रेक नहीं करता लो, और ऊपर आगे जाता है। ये इतनी छोटी सी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, मतलब छोटी नहीं है, बड़ी है, मगर ये कंपैरिजन। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी ने मेरे से बहुत पहले पूछा था, मैंने कहा टाटा मोटर में तब जाना अगर ऐसे ऐसे करना है तो, क्योंकि एक बार टाटा मोटर नीचे आया तो ऐसा नीचे आता है, और अगर सही में वाकई में इन्वेस्ट करना है लंबे टाइम के लिए, तो मारुति में करो, क्योंकि वो ऐसे ऐसे करके जाता है, ऐसे ऐसे करके, वो नीचे टेस्ट नहीं करता उतना बड़ा लो। तो ये एक अपने आप में, तो इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं। एशियन पेंट आप देखोगे अपना पिछला लो इन जनरल नहीं तोड़ता। अभी हमने डिक्सन टेक्नोलॉजीज देखा,
इसी तरीके से भागता चला जा रहा है, ट्रेंड भी इसी तरीके से भागता चला है, पिछला स्विंग लो नहीं तोड़ रहा। तो अगर आप ट्रेड करने के मूड में हो और ऐसे भागने वाले स्टॉक में करना चाहते हो तो एक बार करेक्शन का वेट करो। जैसे डिक्सन में हमने देखा 7-8 दिन का करेक्शन होता है, फिर वो भागता है, फिर अगर भाग गया है तो उसमें फोमो में मत बाय करो, 7-8 दिन का करेक्शन हो फिर बाय करो। 7-8 दिन का करेक्शन ही के लिए कोई नहीं वेट करने को तैयार है। तो इस तरीके के करेक्शन से, अब एशियन पेंट्स की अगर मैं बात करूं, कंपनी के पास में एक्सपैंड करने के लिए कोई लिमिट नहीं है, तो वो जब भी पैसा आ रहा है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, वापस री इन्वेस्ट कर रही है, इसी वजह से वो भागता चला जा रहा है। और जो कंपनी ज़्यादा री इन्वेस्ट नहीं कर सकती वो भागेगी नहीं। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप समावेश करो तो ये मेरे हिसाब से अपने आप में इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने 2-4 स्टॉकों में बताई, इनको बाकी स्टॉकों में इंप्लीमेंट कर लो, रेप्लिकेट कर दो। उधर मैंने कुछ टेम्पलेट्स वगैरह भी बनाए, तो वो भी मैं देता जाता हूँ साथ में स्टूडेंट्स को कि भैया इसमें कैप्चर करो अपना ऑब्जर्वेशन। और फिर आने वाले टाइम में मैं क्या करूँगा, जो लोगों ने टेम्पलेट को फिल करके होमवर्क वगैरह दिया है उनका उठा लूँगा कि भाई इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की है, चलो चेक करते हैं। तो उससे सबका वैलिडेशन भी हो जाएगा, सबको भी नई चीज़ पता चलेगी, जिसने किया है उसका भी वैलिडेशन हो जाएगा कि हाँ उसने सही होमवर्क किया है। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। एक आपको और चीज़ बताता हूँ, ये मेरे एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करी थी। उसने कहा कि जिस वाले बॉटम में, जो साइकिल्स की हम स्टडी करते हैं, जिस वाले स्टॉक में पिछली बार कभी बॉटम अगर ब्रेक हुआ हो, जैसे अब मैंने एग्जांपल बताया कि मारुति सितंबर के महीने में भागता है, अब सितंबर में महीने से भागता है और कहीं जाता है। अब इसमें भी एक और क्लू बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसको मिक्स करना पड़ेगा। अगर आप शातिर हो, समझदार हो, तो इसको मिक्स कर ले जाओगे। मैंने क्या बोला आपसे थोड़ी देर पहले कि 25 तारीख को लोज बनते हैं और सितंबर में मैं कह रहा हूँ भाग रहा हूँ, तो आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर एक्चुअल में सितंबर में भागेगा या उससे पहले से भागेगा। तो एक्चुअल में वो भागने वाला 25 अगस्त से, इन जनरल 25 अगस्त से जो वो भागता है। अब अगर आपको कहीं दिख रहा है कि 25 अगस्त से वो भागा और फिर गिर गया और लो को तोड़ दिया 25 अगस्त के, तो वहाँ पे इस तरीके की जैसी साइकिल्स हों तो उनमें उनको अवॉइड कर ले जाओ, जहाँ पे उन साइकिल्स को अवॉइड कर दो जिनमें ऐसे लोज टूटे हैं, उन साइकिल्स को पकड़ो जिनमें लोज ही नहीं टूटे, और सेफ हो गया। तो जितना रिस्क आप एलिमिनेट करते चले जाओ, जितना कर सकते हो उतना आप अच्छे परफेक्शन की तरफ चले जाओ। मेन चीज़ क्या है, कैपिटल को नहीं बर्बाद होने देना है, अपना खून नहीं निकलने देना है। खून निकला तो हार पक्की है रणभूमि में, तो ये हमें बचाना है। बहुत ही इंसाइटफुल ये कॉन्वर्जेशन चला है और ये मेरे हिसाब से तो एंडलेस चल सकता है, लेकिन मेरे 2 सवाल और बचे हैं आज के लिए। पहला सवाल है, आपने इतने ज़्यादा डेट्स और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी ना, तो मुझे आपसे एक जानना, आजकल मार्केट में एक बहुत चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी को देख के ट्रेडिंग चल रही है। कोई बोल रहे हैं कि मैं सैटर्न, मार्स, मून, जादू, पता नहीं किस किस चीज़ को देख के ट्रेड कर ले रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा, बिकॉज आपने डेट्स बहुत ज़्यादा बात करी हैं, इसी से सवाल है, क्या एस्ट्रो ट्रेडिंग या जो भी इस चीज़ को कहते हैं, क्या ये सही में वैलिड होती है? आपका किस पे क्या ओपिनियन है? देखिए, वैलिड होती है, बिल्कुल सही बात है। मैंने इवन एस्ट्रोलॉजी स्टडी करी है 2017 से लेकर 20 तक लमसम, और बहुत डीप में स्टडी करी है। और मैंने मतलब एस्ट्रोलॉजी की जो आपने बात कही ना, उसमें थोड़ा सा मैं अलग करूँगा इसको। मैंने क्या किया, एस्ट्रोलॉजिकली नहीं, एस्ट्रोनॉमिकली प्रेडिक्ट किया स्टॉक्स को। तो एस्ट्रोनॉमी क्या हो गई, वो एस्ट्रोलॉजी में क्या, ये घर वो घर, ये वाला प्लैनेट उस वाले घर का स्वामी। उधर मैंने क्या किया, मैंने ये सब नहीं किया। मैंने कहा कि ये वाला प्लैनेट इस वाली डिग्री में जाता है तो वो जा कर के रैली देता है, या इस वाली डिग्री में जाता है। अब जैसे मैंने 687 डेज़ की साइकिल बोली, वो 687 डेज़ की साइकिल और कुछ नहीं है, वो है मार्स की साइकिल, हीलियोसेंट्रिक मार्स की। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, एक जियोसेंट्रिक, मतलब अर्थ पे बैठे हो तो उस बेसिस पे चीज़ों को देखो, या सन को बीच में देखो, सन का लैटिन नेम हीलियो है, तो हीलियोस, तो उसके बेसिस पे अगर देखोगे तो अलग पैटर्न दिखेगा, और अगर अर्थ पे देख के बैठ करके देखोगे तो अलग पैटर्न दिखेगा। तो हीलियोसेंट्रिक साइकिल मार्स की जो है 687 डेज़ की, उसके बेसिस पे बहुत सारे स्टॉक भागते हैं। या पर्टिकुलरली अगर सैटर्न को देखो, किसी एक डिग्री में जा रहा है, वो हेलियोसेंट्रिकली हो या जियोसेंट्रिकली हो, वहाँ पे अच्छी मूवमेंट्स दिख सकती हैं। अब जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत पहले प्रैक्टिस किया हुआ है, 15 या मतलब एस्ट्रोलॉजी तो मैंने इस ड्यूरेशन में सीखी, उससे पहले भी एस्ट्रोनॉमिकली मैंने बहुत सारी चीज़ों को किया हुआ है, लमसम 15 से लेके काफ़ी टाइम तक किया है। फिर एक टाइम मेरे को रियलाइज़ हो गया, मेरे को चीज़ें सिंपल करनी है, क्योंकि हर बंदा एस्ट्रोलॉजी और ये सब नहीं कर सकता, तो मेरे को सिंप्लीफाई करके करना है, और जितना भी ये क्लटर है इसको हटाना है। क्योंकि मैं खुद भी अपनी कुंडली को देख करके, जैसे अब शनि आ रहा है, मैं कर्म प्रधान पर्सन हूँ, मेरे को जुपिटर और शनि किसी घर में जा रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि यार अब क्या होगा, वो सस्पेंस। और जब आप अपनी किस्मत को दिखने लग जाता ना कि ये होने वाला वो वाला, तो आप डाउटफुल हो जाते हो। वो कभी पता ही नहीं चलना चाहिए। हमें हमेशा अपने कर्म पे काम करना है, और
मतलब एक्सप्लोर करना। कोई कह भी रहा है ना, मैंने हमेशा ये देखा है, भले मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टडी की है, लेकिन मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजर जितने भी हैं उन्हें साइकोलॉजिकली किसी भी पर्सन को बताने का तरीका ही नहीं पता है। वो नेगेटिव बात सीधे बता देंगे। तो वो सामने वाला डर जाता फिर। डर जाता है कई बार। अब बेटी की शादी नहीं होनी है, अब उनको बता रहे हैं, ऐसा बता दिया, वो बाप बेचारा क्या करेगा, वो तो हताश कर दिया आपने। बट कि बताना ऐसे है कि वो ट्राई मारता रहे और अगर उसने कर्म सही कर दिए तो वो वहाँ से कहाँ पहुँच सकता है आप सोच नहीं सकते। अब एक एग्जांपल बता दूँ, अपने प्रेमानंद जी हैं, बहुत वीडियोज़ में देखता हूँ उनके, आप सब भी देखते होंगे। अब ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, बट कर्म और जो हैं वो प्लैनेट से फल मिलता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब 2019 की एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। मेरा वाइफ से झगड़ा हुआ, ठीक है। वाइफ चली गई बेटे को लेकर के अपने मायके, ठीक है। अब मतलब वहाँ पे लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, लग रहा था कि अभी वापस नहीं आएंगे। वहाँ पे मेरे को एक ये मैं पूरा एग्जैक्ट डेट बता सकता हूँ, 23 जनवरी को मेरे को एक छोटा सा पिल्ला मिला जिसका एक्सीडेंट हुआ था, दोनों पैर पीछे के कटे हुए थे। अब अपने कानपुर के ही मंत्री जी हैं सतीश माना जी, उनका काफ़िला गया था कहीं, उनके रिलेटिव हैं, मेरे घर के पास ही में रहते हैं, ये भी मेरे घर के पास ही में रहते हैं। तो वो 7-8 गाड़ियाँ गई थी, उनमें से एक कोई स्कॉर्पियो कोई भी चला रहा होगा, तो उससे एक पिल्ला तो मर गया और एक पिल्ला वो उसमें अंदर कटर कटर होकर के उसके दोनों पैर कट गए। अब वो मैं जा रहा था कहीं से, तो मेरे को उसकी कूकने की आवाज़ आई, उसको मैंने उठा लिया। अब वो टाइम था जब मेरी वाइफ गई थी शायद 10th के आसपास, 10th या 11th जान के आसपास, और वो मेरे लिए एक सपोर्ट भगवान ने भेज दिया कि क्या है। अब मैं ऊपर एक रूम था मेरे घर में, उसी में ही गद्दा डाल करके उसकी सेवा एवा की, उसका पास में एक डॉक्टर भी थे, उनके यहाँ इलाज करवाया, उसका दूसरा पैर भी काट करके फिर से उन्होंने रॉड डाल के जोड़ दिया। एक मतलब दोनों पैर टूटे हुए थे, हड्डियाँ टूटी हुई थी, एक तो कट ही गया, पूरा ही चला गया, एक पैर उन्होंने बचा दिया और तीसरा पैर अगर बच गया, उनका कहना था, तो ये जी जाएगा। तो मैंने पूरी जी जान लगा के उसकी सेवा कर डाली। अब प्रेमानंद जी की बात क्यों बोली, क्योंकि बाद में मेरे को पता चला, उन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन आपको अपनी लाइफ में दिख रहा हो तो उसकी सेवा कर दो, पर्सन हो चाहे जानवर हो, दिल लगा करके जैसे भी कर सकते हो। और मेरे को याद आ गया कि यार कि मैंने उसकी भयंकर सेवा की। अब ये 19 में करी थी, और ये सब जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, आपके सामने मेरे बैठने की औकात है, तो अगर वो है तो वो इसलिए है कि वो मेरे को कोरिलेट हो गया कि वाकई में। और मैं देखता हूँ यार कि हर एक पर्सन के अंदर ये चीज़ नहीं है, कुछ लोगों के यहाँ है। मेरे बिल्कुल मेरे बिल्कुल मेरे बिल्कुल। ऑफिस में बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ के अंदर है ये चीज़, कुछ के अंदर नहीं है। बट अगर उनको ये पता चल जाए कि सेवा करने से पैसा मिलेगा तो करेंगे, तो शायद वो फल भी ना मिले, लेकिन एकदम निस्वार्थ निस्वार्थ से। भाव से जी। करेंगे तो शायद मिले। तो वहाँ पे वो मतलब मेरे बेटे की तरीके हो गया, वो पिल्ला बड़ा हुआ, आज भी है घर पे। तो वो जो अब वो स्ट्रीट डॉग है, मेरे को इस बात से मतलब नहीं कि वो स्ट्रीट डॉग है कि क्या है, उसे पाला हुआ है, संभाला हुआ है। तो वो जो एक निस्वार्थ है, या कई सारे अब जो लोग डॉग्स पालते हैं उनको पार्वो एक डिजीज़ होता है, वो हो जाता है, कई सारों को मैंने बचाया। अब वो एक बार आता है घर में तो घर का ही होके रह जाता है। मेरे घर के बरामदे में कुत्तों की लाइन लगी हुई है, मतलब 8-10 कुत्ते तो वहाँ पे पड़े हुए हैं ऐसे ही, सबको बड़ा डर लगता है अंदर आने में। तो पॉइंट यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मनी से रिलेटेड आप बात कर रहे हो, तो सीधी बात ये है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें, दान या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम भूल चुके हैं, वो करनी पड़ेंगी। वाह, ये ऑल्दो डायरेक्ट मार्केट रिलेटेड नहीं था, लेकिन काफी क्योंकि deep पैसा तो और बनाना ही है अब at the end तो सबको, पैसा बनाना है। और बिल्कुल। इसका कोरिलेशन मैं सीधा बता रहा हूँ कि वाह। कहाँ से कोरिलेट हो क्या रहा है। देखो कोई और बताएगा, आप शायद मानो ना, शायद प्रेमानंद जी की बात मैं ना मानता अगर मेरे साथ हुआ ना होता, तो मेरे को क्लियर दिख रहा है। और अब मैं अगर बता रहा हूँ आपको कि ऐसा कुछ हुआ मेरी लाइफ में, देखिए जब आप अच्छा करने के लिए तैयार हो तो आपको वो चीज़ें भी मिलती हैं, मेडिटेशन मिला, बहुत कुछ मिला। कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन करने के बाद में भगवान से भरोसा उठ गया विपश्यना में, क्योंकि भगवान को कहते हैं कि थोड़े टाइम भूलो या कुछ। अब वहाँ से बाद में क्या हुआ कि नहीं भगवान होते हैं, ये भी पता चला। तो हर चीज़ जो पता चली उसका एक रीज़न था, उसका एक टाइम था, जो हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, पीछे स्टीव जॉब्स कहते हैं, वो वाकई में पता चलता है, दिखता है कि वाकई में ये चीज़ इसलिए हुई थी। आज मैं नहीं कहता यार कि मेरे से स्मार्ट पता नहीं कितने लोग मार्केट्स में हैं, लेकिन मैं अगर इतना सक्सेसफुल हो पाया, ये यहाँ तक पहुँच पाया, मेरे इतने स्टूडेंट हैं, तो यार ऐसे कैसे हो गया। मैं नहीं चाहता था कभी इतना हो, मैं हमेशा यही चाहता था कि फैमिली के साथ मैं टाइम स्पेंड करूं, सब चीज़ें अच्छी हों, लेकिन ये भगवान ने एकदम से किया। अब वो क्यों किया, क्योंकि कर्म वैसे किए। अब ये एस्ट्रोलॉजी वाली जो बात आप कर रहे थे ना, अब देखिए कोई प्लैनेट, क्योंकि मैंने इनडायरेक्टली उसको बताया, प्लैनेट वही फल देगा जो आपका कर्म है, और वो क्या है, बस ट्रिगर पॉइंट है। अब ट्रिगर पॉइंट प्लैनेट कहीं से, अब मैं एक छोटी छोटी कुछ बातें बताऊंगा अपनी लाइफ में, अगर आपके पास अपनी कुंडली तो देख लेना। जैसे आपका जो नेटल मतलब कि जन्म के स्थान का वीनस जो है वो कहीं पे है, उसके ऊपर से अगर जुपिटर जब भी निकलेगा या ट्राइन मारेगा, ट्राइन मतलब 120 डिग्री, तो वहाँ पे आपको पैसा मिलता हुआ दिखेगा।
बड़ा पैसा मिलता दिखेगा। या जुपिटर कहीं पे है आपके नेटल में, या वीनस है कहीं आपके नेटल में और वहाँ से वीनस निकल रहा है या जुपिटर निकल रहा है, तो पैसा आपको मिलता हुआ दिखेगा। कई बार छोटा पैसा आपको मून के वहाँ से ट्रांजिट होने से दिखेगा। तो ये बड़ी छोटी सी चीज़ें जो मैंने पहले कभी ट्रैक करी थी, अब मैं नहीं करता। मैंने देखा निफ्टी में टॉप एंड बॉटम कई बार सन और मरकुरी के कंजंक्शन से बने, सन और वीनस के कंजंक्शन से कई बार बने। मैंने कई बार देखा सैटर्न के 90 डिग्री करने पर निफ्टी में करेक्शन आ जाते हैं। कई बार मतलब ऐसी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है। कुछ तो ऐसे भूले हुए प्लैनेट हैं, प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस, जिनका आप इंडियन मार्केट में तो यूज़ ही नहीं कर पाओगे क्योंकि इतना बड़ा डेटा नहीं है अपने पास, क्योंकि उनकी साइकिल 160 साल 250 साल, यूरेनस की 84 ईयर्स इस तरीके की हैं। तो मगर अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन अब क्या हर कोई वो चीज़ कर सकता है? प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है जहाँ हम इतने ज़्यादा, जैसे टेक्निकल एनालिसिस में प्रॉब्लम आई, वहाँ पे फंस जाते हैं सबके सब। ये एडवांटेज तो है प्लैनेट्स वाले केस में कि एडवांटेज कई महीनों पहले की दूर की चीज़ अभी पता है, लेकिन ये जो डिसएडवांटेज आ जाती कि अरे यार सैटर्न तो ये कह रहा है लेकिन मार्स कुछ और बता रहा है, तो वो जो कंफ्यूजन जो वो एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैंने उसको छोड़ा। मैंने कहा सिंपल चाहिए मेरे को यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं डेटा को ट्रैक करूँ। दूसरा, मेरे को जब ये प्लैनेट दिख रहा है कि अरे यार ये कह रहा है कि ऐसा वैसा, मैंने कहा यार मैं हमेशा से कर्म पे भरोसा करने वाला इंसान रहा हूँ, मैं कर्म पे भरोसा करूँगा, भगवान को जो मुसीबत देनी है दे। तो वो क्या हुआ, उसको बिना देखे डील करने का अपना मज़ा है, उसको देख करके डरने का एक अलग ही परेशानी है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो वो जब से छोड़ा मैंने, और हमेशा से मैंने एस्ट्रोलॉजी में जिसने जो भी बोली है उसको मैंने हमेशा डिस्कार्ड किया है। जैसे मेरी मॉम के टाइम पे मेरा हाथ वाथ जो भी दिखाया हो, उन्होंने हमेशा यही बोला कि यार ये पैसे वैसे नहीं कमाएगा, दानी टाइप का आदमी है, ये उन्होंने दानी देख करके शायद लिख दिया, बोल दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है अब वो उन्हें क्या पता। यार आज जो सफलता मेरे को मिल रही है मेरे को नहीं पता, वो तो जिसने भी हाथ देखा उसने यही बताया कि कभी पैसे नहीं कमाएगा, कभी नहीं कमाएगा। और आज क्या है मेरे को दिख रहा है, तो हाथ देखने वाले की वो है साइंस, और इवन कुंडली में भी वही सब चीज़ें लिखी हैं, तो मैं क्या बोलूँ उसके लिए। तो शायद मैंने अपने कर्म से उस चीज़ को डिफीट कर दिया, शायद ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि वो आपका पास्ट है, आगे के बारे में आप क्या कर सकते हो आपके हाथ में। और मैं आपको बोल दूँ, कोई भी पर्सन आपको बोले कि आप नहीं कर सकते हो, आप डिटरमिन्ड हो जाओ कि मैं करके दिखाऊंगा इसकी ऐसी की तैसी। ये बड़ी क्लियर बात है, मैंने हमेशा ये सोचा है और यही आपको सोचना है। तो इसी से लास्ट मुद्दे का सवाल, 1 लाख से 100 करोड़ पोजिशनल ट्रेडिंग से कैसे बना, इसका रास्ता बताइए। क्या पहली बात पॉसिबल है? चलिए इसको थोड़ा और इजी कर देता हूँ आपके लिए, इसे इजी कर रहा हूँ मैं, इजी कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए हर महीने डाल रहे हैं हम मार्केट में और अगले 10 साल तक हम ये कर रहे हैं, क्या अब पॉसिबल है? इफ़ यस, स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए। देखिए अब इसके लिए तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे पास अभी कैलकुलेशन। चलिए हम सिंपल कर देते हैं, हमने अपने अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपए लगा दिए, क्या हम उसको उसके अगले 10 साल में 100 करोड़ कर सकते हैं? ये चलिए बता दीजिए। 100x की बात कर रहे हैं। 100x 10 साल में कर सकते हैं। कर सकते हैं? कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे कर सकते स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बताइए, क्योंकि अगर बंदा 100x भी नहीं पहुंचा, अगर वो 20x भी पहुंच गया, हैं। मैं वही सोच करके तो बता आप स्टेप बाय स्टेप ऐसा समझिए, एक बिल्कुल बिगिनर है और आप पोजिशनल ट्रेडिंग के चैंपियन हो, तो उस हिसाब से बताइए पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कर। देखिए होता क्या है, मैं दो चीज़ों का भी यहाँ पे मिक्स करूँगा। जैसे राधा कृष्ण दबानी जी का एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि 2-3 साल में हमें एम करना, किसी स्टॉक को अगर पकड़ा है तो 20 साल में वो 100 गुना हो जाए, ऐसा उन्होंने एक बताया था किसी में फॉर्मूला। तो 2-3 साल में डबल डबल वो सोच रहे हैं। अब 2-3 साल में डबल डबल होते होते उन्होंने क्या एक फार्मूले को समझा कि 6 टू दी पावर 6 हो जाए, 2 दी पावर 6 या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो वहाँ पे वो 100x हो जाएगा। मैं उसको और सिंप्लीफाई करके देख रहा हूँ कि अगर हर साल मेरा डबल हो सकता है तो 10 साल में मेरा 2 टू दी पावर 10 मतलब कि 1000 गुना हो सकता है। आप तो 100 गुना कह रहे हो, कैसे हो सकता है? अब मान लो बीच में करेक्शंस भी आएंगे, तो मैं मान रहा हूँ कि वो करेक्शन की वजह से वो 100 ही गुना हो पाएगा। जो मेथड मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ कि भाई अगर मैंने बताया कि वेल्सपन एंटरप्राइजेस मंथ एंड से अप्रैल के भागा जून के एंड तक इन जनरल 25-30% भागता दिखेगा। अगर 25-30% ये 2 महीने में मिल रहा है, तो इस तरीके से मेरे अगर 4 ट्रेड भी आए तो मेरा तो डबल तो ऐसे ही हो गया पैसा, 8 महीने में हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे एडवांटेजेस हमको मिल सकते हैं मार्केट्स। और मैं मान रहा हूँ कि ये तो बड़ा एग्जांपल हो गया, छोटा स्टेयर था इस वजह से ज़्यादा परसेंटेज भाग गया। मान लो कि एक एवरेज आप 10% ही बना पाए, तो फिर भी आप साल भर में अगर केवल हर महीने 10% मोल रहे, हम कंपाउंडिंग नहीं कर रहे, कंपाउंडिंग करें तो वो आपका 200% हो जाएगा। अगर आपका 100 का 110 हो गया है, 110 पे फिर आपका 10% 11 होने वाला है, तो 121 होने वाला है। वो मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हर महीने 10% इस तरीके से भी अगर करें 120% होते हैं। मैं कह रहा हूँ 4 महीने करेक्शन हो गया, 80% भी अगर आया, और बीच बीच में आपने देखा है ऐसे ऐसे महीने जहाँ पे 20-20% स्टॉक दे रहे हैं, 25-25% दे रहे हैं, तो वहाँ से एक साल में डबल होना तो दिख रहा है।
और राधा कृष्ण दमानी जी क्या बात कर रहे हैं, 2-3 साल में डबल होने की, वो मल्टी बैगर स्टॉक की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि हर स्टॉक जिसका टाइम है उसमें कूद जाओ, हर स्टॉक का जिसका टाइम है उसमें कूदो, साइकिल का फायदा उठाओ, निकल जाओ। वो करते करते हम क्या करेंगे, साल भर में डबल लमसम कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ डबल भी नहीं किया, अगर 50% भी किया तो भी तो हम 2-2 साल में लमसम 1.5 साल में डबल करेंगे। और उस बेसिस पे अगर 6 बार डबल कर दिया तो कितना हो सकता है, मतलब अगर 2 to the power 6 करते हैं तो लमसम 32 टाइम्स होता है। और अगर वहाँ पे देखते हैं जो मैंने कहा कि 10 कर दें तो 1000 गुना हो सकता है, मतलब 32 का डबल 64, तो तरीका 64 तो का डबल। कंपाउंडिंग बेसिकली आप कह रहे हैं, हाँ, कंपाउंडिंग के पावर से। वाह। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे बस इतना सा है कि करेक्शन जो आएगा उसको टैकल करना है। पर उसके लिए भी आपने काइंड ऑफ तरीका बता दिया है। अगर इस एपिसोड को वापस लोग देखेंगे समझ जाएंगे कि कब एग्जिट करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एंट्री इंपॉर्टेंट है, टारगेट। तो रुचिर भाई मज़ा तो बहुत आया, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि आज हमने, अगर अब पूरा कॉन्वर्जेशन कोई भी ये देखा है अभी तक, तो उसे एक चीज़ समझ में आएगी, हमने टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन के परे बातें करी हैं। हमने एक्चुअली में बात करी ही नहीं है टेक्निकल एनालिसिस और ये, और उसके बावजूद आपने लॉजिकल आपके ऑब्जर्वेशन के थ्रू पॉइंट्स बताए हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो ये पूरा वीडियो देखेगा उसके लिए टेक अवेज तो बहुत सारे हैं। उसको ये समझ में आएगा डायरेक्शन कैसे पिक करना, हमने उसकी बात कर ली। उसको ये समझ में आएगा कि भाई हमको पोजिशनल ट्रेडिंग में ध्यान किसका रखना चाहिए, बोरोड फंड पे हमको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो समझ में आई। पर जाते जाते एक आखिरी 3 पॉइंट्स, अगर 3 सजेशन जनरल ट्रेडर्स को आप देना चाहो कि बॉस ये 3 गुरु मंत्र तुमने अगर फॉलो कर लिए तो तुम आगे सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे ही बनोगे, तो वो प्लीज़ आप हमारे ऑडियंस को दे दीजिए। ये पहली चीज़, भगवान ने आपको हर चीज़ बताई हुई है, दिखाई हुई है। हमारी सांसें भी एक साइकिल है, हमारी धड़कन भी एक साइकिल है। भगवान हमको बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ समतल नहीं चलती, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। हमारी ईसीजी भी ऐसे ऐसे चल रही है, उसका फ़ायदा उठाना हमको आना चाहिए। तो भगवान ने हर चीज़ साइकिल्स के बेसिस पे बनाई, सतयुग कलयुग सब कुछ, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना आना चाहिए कि कलयुग में भी अगर भगवान को पाने का रास्ता है भजन मार्ग है तो वो पकड़ लें। मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं ठीक है। अभी दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, अब मैंने कह दिया मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं ठीक है, आपको कुछ किसी ना किसी तरीके से भगवान से एसोसिएट तो होना पड़ेगा। या तो मेडिटेटिव होकर के होइए, या तो आप भगवत गीता या जो भी देवी भागवतम जो भी है उसको पढ़ने से मैं बताता हूँ क्या होता है, पॉजिटिविटी आ जाती है। पॉजिटिव माइंड कभी गलत डिसीजन ले नहीं पाता, मैंने ये देखा है। आप गलत कर ही नहीं पाते, आपके मुंह से कुछ अगर निकलना होगा तो निकलेगा सच ही, सही चीज़ ही निकलेगी। वो जैसे ही होने लग जाएगी तो वहाँ से आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा जंप आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपका माइंड भी गलत नहीं सोच पाएगा। और गलत माइंड, जैसे एग्जांपल होता क्या है, मैंने देखा है कि ऑफिस में कभी कभी बच्चे होते हैं झूठ वूठ बोलते हैं, एक झूठ को बचाने के चक्कर में 10 और झूठ बोलने पड़ते हैं, वो आपको उसी में फंसा के रख देते हैं। और ट्रेडर को अपना क्लीन माइंड चाहिए, तो क्लीन माइंड के लिए आपको सच बोलना है, तभी आगे आप ट्रेडिंग कर, वरना उसी क्लटर में आप फंसे हुए, अभी उधर से क्या बोला था और यहाँ पे तो आपको ट्रेड को एनालाइज करना है। अब मैं जो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ों को आप कर नहीं सकते अगर वो माइंड में क्लटर भरा रहा। तो फ्री माइंड होगा तभी आप ऑब्जर्वेशन कर पाओगे। और ऑब्जर्वेशन केवल मार्केट में ही नहीं, यही ऑब्जर्वेशन आप मार्केट से हट करके बिजनेस में और रिलेशंस में भी कर सकते हो। बस पैटर्न पकड़ने का तरीका आपको, अब आगे आपको जो तीसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ, पैटर्न पकड़ने का तरीका ढूंढो। केवल मार्केट में नहीं, हर चीज़ में पैटर्न पकड़ो, हर चीज़ में पैटर्न। कि कोई चीज़ हुई इतने दिन में हुई, लाइफ में साइकिल्स को पकड़ना चालू करो। अच्छा ये चीज़, मेरा बेटा एक जगह पे गिरा, उसकी हड्डी टूटी हाथ की, और फिर उसके बाद में फिर से मेरे बेटे को एक बार चोट लगी, सर पे लगी, उसी जगह पे गिर के। मैंने देखा दोनों डेज़ के बीच में 45 डेज़ का गैप। अब ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा। इस ऑफिस में आज जो मैं बैठा हूँ, इससे पहले मैं 29 जून को आया था और वहाँ पे इंडिया का वर्ल्ड कप चल रहा था। इंडिया का वर्ल्ड कप चल रहा था, इंडिया जीत गई थी। उसके बाद में अभी इधर जो मेरा वापस आना हुआ, मैं हॉलीडे इन में था, वहाँ पे भी वो इंडिया का रिप्ले चल रहा था। और इंडिया, और देखिए अब सोचिए, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, कानपुर का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे आने के बाद में एग्जैक्टली लमसम 20 डेज़ के बाद में सेम चीज़ दिख रही है मेरे को मार्केट में भी। अगर आप निफ्टी में देखोगे 20 डेज़ में बॉटम्स बने हुए। मगर सोचिए कि मैंने कानपुर में रहते हुए एक बार भी मैच नहीं देखा, यहाँ पे ही आने के बाद में 2 बार मेरे सामने, एक बार रिप्ले और एक बार नेचुरल मैच आ गया। एक और एग्जांपल बताता हूँ, एक इवेंट था ग्रोथ समिट जिसमें सुनील शेट्टी जी मेरे को मिले। फिर एक टाइम्स का इवेंट हुआ, टाइम्स नाउ का, उसमें फिर सुनील शेट्टी जी मिले, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस था 225 डेज। और मैं आपको बताऊं, कल मैं खुद सुनील शेट्टी जी से मिला। अच्छा मैंने शायद आपकी पिक्चर देखी देखी होगी हाँ। जी। तो अब उन दोनों के बीच में 225 डेज का डिफरेंस था। 225 डेज की जो साइकिल है वो वीनस की साइकिल है, हीलियोसेंट्रिक। तो वहाँ से अब वो हैं भी मूवीज़ से रिलेटेड, तो वीनस में भी उनसे मिला रहा है या जो भी। तो पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है कि ये साइकिल्स के बेसिस पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। ये एक आदत आपकी बन गई तो आप आगे भी कर पाओगे। आंसर गाइस सिंपल सा है,
PSC फॉर्मूला है, पैटर्न, स्पिरिचुअलिटी और साइकिल्स। ये अगर 3 इन्होंने गुरु मंत्र दे दिए, PSC अगर फॉलो किया जाए तो पैसा बन सकता है। रुचिर भाई बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई हैं। एंड दोस्तों अगर आपको भी पसंद आया होगा तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट्स में बताइए, मैंने लाइक्स का टारगेट तो दे ही दिया है। तो थैंक यू सो मच रुचिर भाई, आप आए। धन्यवाद अभिषेक भाई। एक चीज़ का फॉर्मूला मैं भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, साथ में डेट्स इंपॉर्टेंट और टारगेट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो DDT का फॉर्मूला और याद कर लो और नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि इसके बिना कोई भी इंडिकेटर आपका काम नहीं करने वाला। जितने भी इंडिकेटरों में ये 3 चीज़ें ना पता चले, उन्हें फॉलो करना बंद कर दो, आपकी लाइफ का क्लटर हट जाएगा। क्या बात है, पूरे पॉडकास्ट को 2 हमने वर्ड में समराइज कर दिया है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बिल्कुल उनको बताइए रुचिर भाई आपको वापस बिल्कुल चाहिए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। तो कमेंट्स में बताइए, लाइक्स कीजिए एंड थैंक यू सो मच रुचिर भाई फॉर कमिंग इन द शो। धन्यवाद अभिषेक।